आप चैट में देख सकते हैं, एक मैसेज मैंने भेजा है। इसको रीड करते हैं, मेरे साथ साथ रीड करने की कोशिश करना। यहीं से ही हमारी पराशरी की क्लास भी स्टार्ट होती है। जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम महाद्युतिम तमोरिम सर्वपापाग्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम। अगर आप लोग जानते हो, थोड़ा सा आपको शास्त्रों की नॉलेज हो, तो आपको एक चीज पता होगी कि जितना भी ज्ञान है वेदों का, जिन्हें वेदांत कहा गया है, वेदांत इज सन, सूर्य को वेदांत कहा गया है। तो आज से ज्योतिष की क्लास प्रारंभ हो रही है, आप सब ज्योतिष सीख रहे हैं, तो आपका जो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट टास्क हो जाता है वो है, कोई भी आप कभी भी किसी की पत्री लेकर बैठे या ज्योतिष पढ़ने बैठे, तो आपको एक बार जरूर सूर्य देव को प्रणाम करना है। तो ये हमारी क्लास हम आप ये हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि मतलब एकदम बिगिनर से लेके एडवांस लेवल तक जितना जा सकता है। ठीक है जी। तो ये पराशरी है क्या, पराशरी, पराशर जी और उनके एक शिष्य हैं, वो आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं। ठीक है, उनके जो शिष्य हैं वो उनसे क्वेश्चन पूछते जा रहे हैं और पराशर जी उन्हें आंसर करते जा रहे हैं। तो उन्होंने सारे क्वेश्चन पूछ लिए ज्योतिष के, और पराशर जी ने आंसर की फॉर्म में उन्हें, जैसे गीता में आप देखेंगे अर्जुन के क्वेश्चन थे और कृष्ण जी के आंसर्स थे, इसी तरीके से पराशरी में पराशर जी के जो शिष्य हैं जिनका नाम है मैत्रेय, वो उनका संवाद चल रहा है पराशर जी के साथ। तो वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं और वो उसका आंसर देते देते उन्हें सब कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो पराशर जी मैत्रेय से, तो सबसे पहला प्रश्न जो मैत्रेय ने पराशर जी से पूछा कि जगत की उत्पत्ति का कारण क्या है। तो पराशर जी ने कहा कि आज तुमने जो ये मुझसे सवाल पूछा है, जो ये क्वेश्चन तुमने मुझसे पूछा है, अब जो इसके आंसर्स चलेंगे और हमारा जो संवाद चलेगा, ये जगत के कल्याण के लिए होगा। जो इस विद्या को मानेगा उसके लिए पूरे तरीके से ये काम करेगी, और जो ऐसे इंसान होते हैं लाइक जो इसके विरोध में जाएगा तो उसके लिए ये यूजलेस है। तो सबसे पहले पराशर जी बताते हैं जगत की उत्पत्ति का कार्य है सूर्य, कारण है सूर्य। जो भी आप हैं, मैं हूं, जितने भी हम यहाँ लोग बैठे हैं, हमारी उत्पत्ति, उत्पत्ति मीन्स हमारा जो सोर्स ऑफ ओरिजिन है, दैट इज सन। तो अगर आप ज्योतिष को थोड़ा सा भी जानते हैं तो आपको पता होगा सन इज द सोल। ज्योतिष में जो आत्मा का कारक प्लेनेट है वो सूर्य है, और जो मन का कारक प्लेनेट है वो चंद्रमा है। तो सबसे पहले हम सूर्य को देखते हैं, जो मैंने आपको ये चैट में भेजा। अगर आपने इसे ध्यान दिया होगा, जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम महाद्युतिम तमोरिम सर्व पापाग्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम। जपा कुसुम, जो जपा के फूल की तरह है। व्हाट इज जपा? हिबिस्कस का फ्लावर जो आपने देखा होगा। ठीक है जी। और संकाशम काश्यपेयम, काश्यपेयम मीन्स जो कश्यप जी के पुत्र हैं, आपको पता होगा ऋषि कश्यप थे, उनके पुत्र हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप लाइंस पढ़ेंगे, उनका मतलब है जो डार्कनेस को दूर करते हैं, अंधकार को दूर करते हैं, और जो प्रकाश पूरे जगत में फैलाते हैं। ठीक है जी। उसके बाद क्या है, जो तमोरिम सर्व पापघ्नम, जो सभी पापों का अंत करते हैं, हु इज द रिमूवर ऑफ ऑल द सिंस, मैं उन सूर्य देव को प्रणाम करता हूँ। तो इसी के साथ ही हमने आज अपनी क्लास स्टार्ट की है, इस श्लोक के साथ, और हम इसी के साथ आगे बिगिन करेंगे। ठीक है जी। तो मैंने आप सबको एक वो भेजा था डॉक्यूमेंट, मैं उसको एक बार शेयर कर देता हूँ स्क्रीन पे। आप ये मत सोचना हर क्लास में ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, क्योंकि ये बेसिक था, सो दैट्स व्हाई आई हैव शेयर्ड। मैंने कल बनाया इसको काफी टाइम लगा के। ठीक है जी। तो एस्ट्रोलॉजी के बेसिकली तीन पिलर्स हैं, कोई कह रहा था चार पिलर्स हैं, नक्षत्र भी है। तो जब हमारी नक्षत्र की क्लास स्टार्ट होगी काफी टाइम बाद, तब मैं आपको बताऊंगा मैंने उससे पिलर में काउंट क्यों नहीं किया था। ठीक है जी। तो तीन जो सबसे इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं वो है प्लैनेट्स, जिसको कहा जाता है ग्रह, राशि जिसको कहा जाता है जोडियक, और हाउस जिसको कहा जाता है भाव। ये तीन चीजें अगर आपने समझ ली, इनकी वर्किंग समझ ली, आप 90% ऑफ द स्टैटिक पार्ट को क्रैक कर लोगे। ज्योतिष के दो पार्ट है जो हम पढ़ेंगे, एक है स्टैटिक, एक है डायनेमिक। कोई भी व्यक्ति पैदा होता है, जब भी कोई बच्चा पैदा होता है, तो आप जैसे किसी से भी उसकी कुंडली बनवाते हैं, तो वो बताते हैं कि इसकी कुंडली में यह योग है, यह योग है, और क्या क्या होगा आने वाले समय में। तो जो योग बता रहे हैं, वो जो सब एक स्टडी कर रहे हैं बर्थ चार्ट की,
कोई पूछता है कि क्या हम एस्ट्रोलॉजी पढ़ भी सकते हैं या नहीं पढ़ सकते, तो ये चार्ट में एक योग को पढ़ना है, ठीक है। दिस इज अ प्रॉमिस। स्टैटिक पार्ट प्रॉमिस बताएगा कि क्या आपके चार्ट में वो प्रॉमिस है या वो प्रॉमिस नहीं है। और डायनेमिक पार्ट क्या बताएगा? डायनेमिक पार्ट आपको ये बताएगा कि ये प्रॉमिस कब कब फुलफिल होगा आपकी लाइफ में। कोई बच्चा है जो राजयोग लेके पैदा हुआ, तो क्या पहले दिन से ही वो राजयोग में एक्टिवेट हो सकता है क्या? यस, हो सकता है। अगर उसकी दशा आ गई तो क्या होगा? अब उसके पेरेंट्स को वो सब चीजें मिलेंगी जिनके थ्रू वो बच्चे की तरफ वो जाएंगी। कोई बच्चा धनयोग में पैदा होता है अगर, तो क्या होगा? धनयोग में बच्चा पैदा हुआ, वो बच्चा तो पैसा नहीं कमा सकता, तो उसके पेरेंट्स के पास वो पैसा आएगा, रिसोर्सेज आएंगे जो उसको ट्रांसफर होंगे, जो उसे मिलेंगे। तो योग बताएगा एस्ट्रोलॉजी में क्या होगा, दशा बताएगी कब होगा। ठीक है जी। तो हम हमारे ज्योतिष में 9 ग्रह हैं, जो एक्चुअल में है वो 7 है, 7 ग्रह है। अगर आप संडे टू सैटरडे जाएंगे, संडे इज सन, मंडे इज मून, ट्यूसडे इज मार्स, वेडनेसडे इज बुध, थर्सडे इज जुपिटर, फ्राइडे इज वीनस, सैटरडे इज सैटर्न, शनि। ठीक है, तो ये 7 प्लैनेट और 7 डेज के हिसाब से हैं। और जो 2 ग्रह हैं, राहु और केतु, जो ग्रह नहीं है इसे हम छाया ग्रह बोलते हैं। दिस इज नॉर्थ एंड साउथ नोड ऑफ मून। जब मून घूमता है अर्थ के चारों तरफ, ठीक है, और अर्थ घूमती है सन के चारों तरफ, तो जो मून का एलिप्टिकल पाथ है और जो सन अर्थ का एलिप्टिकल पाथ है, जहां पर वो इंटरसेक्ट करते हैं, वो नॉर्थ नोड और साउथ नोड कहलाती है मून की। नॉर्थ, अब देखो, चंद्रमा मन का कारक ग्रह है, ठीक है जी। तो राहु और केतु क्या बताएंगे? आपके मन की स्थिति एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे, जब राहु ऑपरेट करेगा आपकी कुंडली में या केतु ऑपरेट करेगा, आगे जाके आपको ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये जस्ट एक बेसिक था। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम राशि पढ़ेंगे। राशि की क्या कैटेगराइजेशन होती है? तो जो हमारा स्वर मंडल है उसको 12 भागों में बांटा गया है। 12 भागों में 12 राशियां आती हैं। अगर आप एक कोई भी कुंडली देखेंगे तो उसमें 12 हाउसेज हैं, वो 360 डिग्री है। मतलब पूरा जो स्वर मंडल है उसको 12 भावों में बांटा गया है। ठीक है जी। अब वो 12 राशियां हैं। वो 12 राशियां क्या है? 1 से लेके 12 तक नंबर है। तो फर्स्ट राशि, नंबर 1 राशि जो है एरिस, जिसे मेष भी कहा जाता है, ठीक है जी। उसका जो ग्रह, अब हर राशि के साथ एक ग्रह एसोसिएटेड है जो उसका स्वामी है। कि जैसे मान लो आप राशि है, ठीक है, एक राशि का एक स्वामी है। हर राशि का एक ना एक कोई स्वामी है, और वो स्वामी जो है उसे हम ग्रह बोलते हैं, उसे हम प्लैनेट्स बोलते हैं। जो मैंने फर्स्ट नंबर पे लिखा है, देयर आर 9 प्लैनेट्स। राहु और केतु प्रीडोमिनेंटली किसी भी राशि के लॉर्ड नहीं है। अभी आप बस इतना मान के चलना। ठीक है जी। तो हमारे पास 7 प्लैनेट्स हैं और 12 राशिज हैं। तो उन 7 प्लैनेट्स को 12 राशिज एलोकेट की गई हैं। किस तरीके से की गई हैं? इस तरीके से जो मैंने आपको ये दिया। तो राशि नंबर 1 जिसको एरीज भी कहा जाता है, और राशि नंबर 8 जिसको स्कॉर्पियो भी कहा जाता है, इनका जो लॉर्ड है, इनका जो स्वामी है वो है मंगल, मार्स। ठीक है जी। राशि नंबर 2 जिसको टॉरस भी कहा जाता है और वृषभ भी कहा जाता है, और राशि नंबर 7 जिसको लिब्रा भी कहा जाता है, इसका स्वामी है शुक्र। राशि नंबर 3 जिसे जेमिनाई भी कहा जाता है और मिथुन भी कहा जाता है हिंदी में, और राशि नंबर 6 जिसे वर्गो कहा जाता है और कन्या राशि कहा जाता है, इसका जो स्वामी बनता है वो बनता है बुध, विच इज मर्क्यूरी। राशि, अब देखो, आप ये देखोगे कि पहली जो 3 प्लैनेट्स है, मार्स, वीनस और मरकरी, इन्हें 2 राशिज एलोकेटेड है। ठीक है। अब ये आपको याद करना है, ये स्टैटिक पार्ट है, ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। मैं आपको एक एग्जाम मतलब थोड़ा एक शॉर्टकट बता देता हूँ। 1 एंड 8 इज मार्स, ठीक है। 1 में एक बढ़ा दो, 8 में एक कम कर दो, 2 एंड 7 वो हो जाएगी वीनस की। 2 में एक बढ़ा दो, 3, और 7 में से एक कम कर दो, 6, वो हो जाएगी मरकरी की। ठीक है, 1 8 2 7 3 6, मार्स, वीनस, मरकरी। उसके बाद आती है राशि नंबर 4। चंद्रमा को जो राशि एलोकेटेड है वो है कैंसर, जिसको कर्क राशि भी कहा जाता है। पांचवी राशि है लियो, जिसे सिंह राशि भी कहा जाता है, इसका स्वामी ग्रह है सूर्य। उसके बाद आती है राशि नंबर 9 और 12। 9 है सेजिटेरियस, जिसको धनु राशि भी कहा जाता है। 12 है पाइसिस, जिसको क्या कहा जाता है? मीन राशि। इसका जो स्वामी ग्रह है वो है जुपिटर, जिसे गुरु भी बोला जाता है। अब राशि नंबर 10 है कैप्रिकॉर्न, जिसे मकर राशि बोला जाता है। राशि नंबर 11 है एक्वेरियस, जिसे कुंभ राशि बोला जाता है। और इसका जो स्वामी ग्रह है वो कौन है? शनि। ठीक है जी। अभी आपको लर्न कैसे करना है मैं बता देता हूँ। देखो, पहली 3 तो सिंपल है, 1 8 2 7 3 6, एक बढ़ाना है एक कम करना है। 4 मून, 5 सन। ठीक है। उसके बाद 10 11 याद रख लो, 10 11 हमेशा सैटर्न। जो बच गया 9 12, वो किसका हो गया? जुपिटर का। ठीक है जी। तो ये है सब राशि।
अब मैं आपको एक बार लास्ट में एक चार्ट मैंने डाला हुआ है उस पे लेके चलता हूँ। ऐसी कुंडली होगी आप सबकी, ठीक है जी। अब किसी का, जो मैंने कुंडली लिया है, इसमें यहाँ 3 नंबर लिखा है, किसी का 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 1 से 12 तक यहाँ कोई भी नंबर लिखा हो सकता है आपकी कुंडली में, ठीक है जी। ये जो हाउस है इसको हाउस बोलते हैं। वन, ये है फर्स्ट हाउस, ये है सेकंड हाउस, जैसा हमने पढ़ा 12 हाउसेज हैं। तो एस्ट्रोलॉजी में 12 हाउसेज हैं और 12 ही राशिज हैं। दोनों की वर्किंग डिफरेंट है, बट ये पहला हाउस, ये दूसरा हाउस, ये तीसरा हाउस, ये चौथा हाउस, अभी आप नंबर को इग्नोर कर देना, ये पांचवा हाउस, ये छठा हाउस, ये सातवां, ये आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 1 से 12 तक जितने भी हाउसेज हैं मेरी कुंडली में भी ये फर्स्ट हाउस रहेगा। और पूरे संसार में जितने भी लोग हैं जो अपनी कुंडली दिखवा रहे हैं, ये सबके लिए ही ये फर्स्ट रहेगा, ये सेकंड, ये थर्ड, एंड सो ऑन। तो आप एक चीज लिख लो अपने पास कि राशिज आर मूविंग बट हाउसेज रिमेन कांस्टेंट। जो राशि हैं वो क्या करती हैं, वो चर हैं, चर मतलब जो घूमती रहती हैं। और जो हाउसेज हैं वो फिक्स्ड हैं, वो स्थिर हैं, वो एक जगह पे रुके रहते हैं, वो मूव नहीं करते, ठीक है जी। तो ये हो गया हाउसेस। अब इसके अंदर आप नंबर देख रहे होंगे, 3 लिखा है, तो ये राशि है, ठीक है जी। अब यहाँ पे इसको लग्न बोला जाता है, फर्स्ट हाउस को लग्न बोला जाता है। तो इस कुंडली में लग्न क्या है, 3 नंबर। अब 3 नंबर अगर हम ऊपर जाके देखें, 3 नंबर क्या है, 3 नंबर इस जेमिनाई, जिसको क्या बोला जाता है, मिथुन। तो आज आप सब ये देखो कि आपकी कुंडली में लगन क्या है, आपकी कुंडली में कौन सा प्लेनेट आपका लगन बन रहा है, ठीक है जी। अब जैसे इस कुंडली की अगर हम बात करें तो इसमें लगन कौन है, इसमें है मिथुन लगन, क्योंकि यहाँ पे 3 नंबर राशि आ रही है, ठीक है जी। मेक सेंस? एक सेकंड देना मुझे। ठीक है जी। हाँ, एक बार आप बता दो, इतना क्लियर है सबको? डायनेमिक होता है मतलब, बाद में आएंगे डायनेमिक पे, अभी तो स्टैटिक चलेगा काफी दिन, ठीक है जी। तो हम राशि और हाउसेस में क्लियर हो गए। अब मैं इस स्क्रीन को हटा के दूसरी स्क्रीन शेयर करता हूँ आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कराने के लिए। आप मेरी स्क्रीन पर एक चार्ट देख रहे होंगे, हम कोई भी चार्ट खोल लेते हैं। चलो हम क्लास में से ही किसी का चार्ट खोल लेते हैं। इंदर इंदर जी का चार्ट खोल लेते हैं हम। इंदर जी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, खोल लें? बस किसी को कोई इशू ना हो, हम बस अपनी लर्निंग कर रहे हैं। यस, ठीक है जी। तो ये हमने इंदर जी का चार्ट खोला है, ठीक है। अब मुझे अब चार्ट में बताओ इंदर जी का लगन कौन सा है। कैसे देखेंगे कि फर्स्ट हाउस में कौन सी राशि है? तो इनकी कुंडली में लगन कौन हो गया? पाइसिस। अब पाइसिस का स्वामी कौन है, पाइसिस का लॉर्ड कौन है, कौन सा ग्रह है? जुपिटर, ठीक है जी। आपको ये सब क्लियर है, ठीक है जी। तो अब ये समझ आ गया। अब लगन अब क्या होता है, कोई भी व्यक्ति जब पैदा होता है उस समय एक लगन उदय हो रहा होता है, ठीक है जी। उस समय एक लगन उदय हो रहा होता है, तो वो जो भी ईस्ट में उस समय राशि होती है, ईस्ट डायरेक्शन में जो भी राशि होती है वो उस व्यक्ति का लगन बन जाता है। अगर हम अभी की बात करें, करंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, तो जहां पर मैं बैठा हूं यहाँ पर कोई ना कोई व्यक्ति पैदा हो रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर कोई ना कोई अभी पैदा हो रहा होगा। तो अब हम देखते हैं कैसा लगन होगा। हमने एक न्यू कुंडली खोली, XYZ, हम कुछ भी नेम रख देते हैं, ठीक है। मैं अभी हूँ हरियाणा में, फरीदाबाद, ठीक है जी। ये कुंडली बन के आई, तो इस समय कौन सा लगन उदय होने वाला है, उदय उदय है मतलब इस समय इस बच्चे का लग्न क्या होगा? सैजिटेरियस, जिसको क्या बोला जाता है, धनु, ठीक है जी। इसको क्या बोला जाता है, धनु। धनु लगन है इस बच्चे का, हम क्या बोलेंगे, इस बच्चे का लगन है धनु, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अब ये नहीं अब हम ये नहीं बोलेंगे कि, अब ये डाउट क्लियर हो जाना चाहिए कि हमारे फर्स्ट हाउस में तो 1 लिखा है, 2 लिखा है, इसका क्या मतलब है? फर्स्ट हाउस रहेगा, लगन डिफरेंट हो सकता है, ठीक है जी।
आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे बढ़ेंगे ताकि आपकी जो लर्निंग है वो होती रहे साथ साथ, क्योंकि मुझे पता है घर जाके किसी ने याद नहीं करना कुछ भी। 6 महीने बाद फिर ये पूछ रहे होंगे सन 10th हाउस में सर क्या रिजल्ट देगा। ठीक है। ये हो गया राशि का क्लासिफिकेशन। अब राशि को अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया गया है। ठीक है जी, राशि की क्लासिफिकेशन बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके से की गई है। किसने की है? मैंने नहीं की, पराशर जी ने की है। ठीक है जी। अब राशि की क्या क्लासिफिकेशन होती है? सबसे पहले राशि की क्लासिफिकेशन करते हैं हम वर्ण अनुसार, दिशा अनुसार, उसके एलिमेंट के अनुसार। ठीक है, वर्ण। पराशर जी ने हर राशि को एक वर्ण दिया है। पराशर जी ने हर प्लैनेट को एक वर्ण दिया है। अब ये वर्ण जन्म अनुसार नहीं है, ये कर्म अनुसार वर्ण है। ठीक है। वर्ण समझते हैं आप? जो कैटेगराइजेशन किया जाता है। तो जो राशि नंबर 159 है, 1 इज एरीज, 5 इज लियो, 9 इज सैजिटेरियस। ठीक है। इनको क्षत्रिय वर्ण दिया गया है पराशर जी ने। कौन सा वर्ण दिया गया है? क्षत्रिय। ये आपको लर्न करना है। ठीक है, मुझे याद है, ये अब आपके लिए है। राशि नंबर 2, 6 और 10, इसको पराशर जी ने क्या बोला है? वैश्य वर्ण। ये वैश्य वर्ण है। वैश्य मीन्स बिजनेस क्लास, क्षत्रिय मीन्स वॉरियर क्लास। ठीक है जी, बिजनेस क्लास। अब साथ साथ एलिमेंट पढ़ेंगे। वॉरियर क्लास को क्या चाहिए? उनके खून में उबाल होना चाहिए या प्रैक्टिकल ज्यादा होने चाहिए? वो बस तलवार दी, आप हमें बताओ हमें करना क्या है। ठीक है जी। क्षत्रिय तो फायर एलिमेंट है, अथॉरिटेटिव होते हैं। सेना का कमांडर अथॉरिटेटिव होता है या नहीं होता? होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है जी। तो 1, 5, 9 ए राशियों को पराशर जी ने बोला क्षत्रिय और फायर एलिमेंट, और इनकी डायरेक्शन क्या है? ईस्ट। ये जो डायरेक्शन मैं बता रहा हूँ ना, आपको मैं कोर्स के दौरान थोड़ा सा एस्ट्रो वास्तु भी कराऊंगा आगे जाके। अगर आपको ये याद नहीं हुआ तो आप नहीं समझ पाएंगे चीजों को। ठीक है, अभी आप बाद में जब जाएंगे ना भूल जाएंगे, अरे पढ़ाया था इसका क्या यूज है। जब हम अष्टक वर्गा करेंगे आगे, उसमें स्पेसिफिक आपके चार्ट के अकॉर्डिंग, जैसे लोग बोलते हैं ना कि जेमस्टोन बता दो, ये बता दो कौन सी डायरेक्शन में बैठ के एक पर्टिकुलर दशा में हम पढ़ाई करें या एक पर्टिकुलर दशा में बैठ के बिजनेस करें, उसके लिए आपको इस ये एकदम बाय हार्ट लर्न होना चाहिए। ठीक है जी। ये कंसेप्ट बहुत कम मिलेगा आपको बाहर। बात आपको बता देंगे कि आपका 25 डिग्री का प्लेनेट है, ठीक है, तो वो कम रिजल्ट देगा, 1 डिग्री का है कम रिजल्ट देगा। ऐसा नहीं है, आप इसको याद करना, बाकी मुझ पे छोड़ दो, मैं आपको बताऊंगा कौन सा प्लेनेट कितने डिग्री तक, मतलब कितने परसेंटेज अच्छा रिजल्ट दे सकता है। ठीक है जी। कौन मैसेज कर रहा है बार बार? 1 सेकेंड रुको। हाँ, इस समय ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है जी, वर्ण के हिसाब से आ गए। 2, 6, 10, 2, 6, 10 राशि का क्या वर्ण है? वैश्य। वैश्य मीन्स बिजनेस क्लास। बिजनेस क्लास वाले को प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। वो अथॉरिटेटिव होगा, उसके पास कस्टमर चला जाएगा। ठीक है। वो बहुत ज्यादा इमोशनल होगा, वो बिजनेस नहीं कर पाएगा। उसके बाद आता है 3, 7, 11, इसकी डायरेक्शन क्या है? वेस्ट। और इसको क्या बोला गया है पराशर जी ने? शूद्र। शूद्र वर्ण की है ये राशि। शूद्र क्या होता है? सर्विस क्लास। जो आप में से बहुत से लोग होंगे, मैं भी हूं अभी इस समय, अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ, वो अभी जो मैं कर रहा हूँ, वो मेरा वर्ण दो कैटेगराइजेशन में आता है, दैट इज ब्राह्मण एंड शूद्र। ठीक है जी। कि मैं क्या कर रहा हूँ, ब्राह्मण कोई भी नॉलेज देना, हायर लर्निंग देना, आप ले रहे हो अभी। ठीक है, आप भी ब्राह्मण वर्ण में आ रहे हो इस समय, कर्म अनुसार। ठीक है जी। तो शूद्र क्या है? शूद्र इज सर्विस क्लास। आप में से कल कुछ लोग जॉब पे जाएंगे, जैसे ही आप जॉब पे स्टेप इन किए उस समय आपका वर्ण क्या होगा? शूद्र। अब जॉब में क्या है? इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल होना पड़ेगा आपको। अब ना आप ज्योतिष में सामंजस्य बनाने की कोशिश करना, उससे लड़ना मत। आप ज्योतिष से लड़ोगे वो छोड़ देगी आपको। अब कोई बोलेगा कि यार जो कमांडर है सेना का, ठीक है, वो भी तो जॉब कर रहा है। ठीक है। बट उसकी नेचर ऑफ जॉब और आपकी नेचर ऑफ जॉब में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ठीक है। आप उसकी जॉब नहीं कर सकते, वो आपकी जॉब नहीं कर सकता। ठीक है। नेचर जॉब है, बट व्हाट ही इज डूइंग एक्चुअली एक ऐसा कर्म। नॉट क्लियर।
तान्या जी, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो वर्ण दिए गए हैं, राशियों को कुछ वर्ण दिए गए हैं पराशर जी ने। क्षत्रिय राशि, क्षत्रिय राशि मतलब वॉरियर क्लास। 2 6 10, 2 6 10 का मतलब वैश्य राशि, जो है बिजनेस क्लास। आपको बस ये लर्न करना है, ठीक है? आगे क्या होगा वो मेरे पे छोड़ दो। शूद्र क्लास क्या है? 3 7 11। और ब्राह्मण, ब्राह्मण का क्या काम होता है? ज्ञान देना। ठीक है, आप देखेंगे ब्राह्मण वर्ण किस में आता है? ज्ञान में। व्हाट इज दैट? शिक्षा। ठीक है जी। छोड़ दो अभी चंद्र राशि लग्न राशि, अभी छोड़ दो, अभी हम उस पे आई नहीं है। ठीक है जी। तो ये हो गया राशि का क्लासिफिकेशन। अब आता है राशि का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। ये अब यहाँ पे आपको इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। व्हाट इज मेरिट? देखो, पराशर जी ने राशि के बहुत सारे क्लासिफिकेशंस करे हैं। उसके बाद होता है शीर्षोदय राशि, पृष्ठोदय राशि, वो अभी आपके लिए काम की नहीं है। ठीक है, तो हम उस पर कभी बाद में बात करेंगे अगर समय हुआ। अभी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, ये वाला जो मेरिट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप आज ये जान जाओगे कि आपका, आपके हस्बैंड का, आपके बच्चों का जो नेचर है, क्या वो आप उनकी कुंडली से अलाइन हो रहा है या नहीं हो रहा। आप ये मेरिट की जो राशि है इनको देखिए। 1 4 7 10, राशि नंबर 1 4 7 10। 1 4 7 10 को बोलते हैं मूवेबल राशि, चर राशि। ठीक है जी। मूवेबल राशि, चर राशि। चर मीन्स जो मूव करती रहती है। इसका लिटरल सेंस मत लेना, अभी वो अलग है जो अभी हमने पढ़ा। मूवेबल साइन का मतलब होता है, अगर किसी के मेजर प्लैनेट्स मूवेबल राशि में है कुंडली में, तो ये व्यक्ति किसी भी चीज में लाइफ में ना मूव ऑन इजीली कर जाता है। ठीक है, पकड़ के नहीं बैठता, अड़ियल नहीं होता। कौन से प्लैनेट्स देखने हैं अभी मैं बताता हूँ। उसके बाद आती है 2 5 8 11। ये जो राशि है ये फिक्स्ड है। ठीक है, कुछ चीजें लाइफ में फिक्स्ड होती हैं कि इतना मिलना है तो इतना ही मिलना है। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। 3 6 9 12 ये डुअल है, इसमें मूवेबल पार्ट भी है और फिक्स्ड पार्ट भी है। ठीक है। अब देखो, आप कभी भी एक कुंडली खोलते हो, यहीं से आपकी प्रिडिक्शन की क्लास स्टार्ट हो जाती है। आप किसी की कुंडली देखते हो, आपको कोई बोलता है इस व्यक्ति का नेचर कैसा है ये बताओ। नेचर देखने के लिए 3 प्लैनेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक कुंडली में। ठीक है जी। सबसे पहले लग्न का स्वामी, सबसे पहले लग्न का स्वामी। और मैं जिस सीरीज में बता रहा हूं आपको, ये उसी सीरीज में रहना चाहिए। ठीक है जी। लग्न का स्वामी सबसे इंपॉर्टेंट है। आप, उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट है वो चंद्रमा, जो आपका मन है। उसके बाद जो तीसरा इंपॉर्टेंट प्लैनेट है वो सूर्य है। सूर्य आपकी आत्मा है। लग्न आप खुद हो, चंद्र आपका मन है, सूर्य आपकी आत्मा है। तो आपको नहीं लगता कि ये 3 प्लैनेट हमारी कुंडली में एक व्यक्ति के नेचर को जानने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? ठीक है जी। अब हम एक कुंडली देखते हैं इसमें, जो हमने डाली हुई है लास्ट में। ठीक है। इस कुंडली में लग्न क्या है? मिथुन लग्न है। मिथुन लग्न का स्वामी कौन है? मिथुन लग्न का स्वामी इस कुंडली में कौन है? इसमें नहीं, सब में ही। जिसका भी मिथुन लगन होगा उसका स्वामी कौन होगा? मरकरी। ठीक है जी। 3 नंबर लिखा है। 3 नंबर का लॉर्ड हमने ऊपर पहले डिस्कस कर चुके हैं। 3 3 नंबर राशि का लॉर्ड कौन है? मरकरी। अगर आप यहां पर देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। 3 नंबर इस मरकरी। ठीक है जी। अब हमें क्या देखना है? 3 नंबर का लॉर्ड, जो लग्न लॉर्ड है मरकरी, वो किस राशि में बैठा है? राशि नंबर 1। 1 दिख रहा है? लग्न का स्वामी कहाँ चला गया? राशि नंबर 1, दैट इज एरीज। अब 1 राशि पराशर जी ने क्या बोला है? फिक्स्ड है, मूवेबल है या डुअल है? राशि नंबर 1 क्या है? मूवेबल है। 1 4 7 10 क्या है? मूवेबल। ठीक है जी। राशि नंबर 1 इज मूवेबल। इसके बाद आते हैं, अब हम देखेंगे इस व्यक्ति का सूर्य कहाँ बैठा है। ये जो सूर्य बैठा है इस व्यक्ति का, ये कौन सी राशि में बैठा है? 12 नंबर राशि। पराशर जी ने 12 नंबर राशि को क्या बोला है? फिक्स्ड बोला है या मूवेबल बोला है या डुअल बोला है? डुअल। ठीक है जी। मैंने नहीं बोला, पराशर जी ने बोला है कि 12 नंबर राशि इज डुअल। अब आते हैं लास्ट। अब देखेंगे इनका चंद्रमा कहाँ बैठा है। इस कुंडली में चंद्रमा किस राशि में बैठा है? फिक्स्ड, मूवेबल या डुअल? 6 नंबर साइन को पराशर जी ने क्या बोला है? डुअल। ठीक है जी।
अब एक लिख लो एक चीज अपनी कुंडली में। ये जो मैंने तीन प्लैनेट बताए अपनी कुंडली में नहीं, अपने नोट्स में, ये जो मैंने तीन प्लैनेट बताए, लग्न का स्वामी, सूर्य और चंद्रमा, ये दो या तीनों प्लैनेट, दो या दो से ज्यादा मतलब तीनों प्लैनेट जिस साइन में बैठे होंगे उस व्यक्ति का नेचर उस प्रकार का होगा। ठीक है जी। अब अगर किसी के दो प्लैनेट मूवेबल साइन में है, एक प्लैनेट फिक्स साइन में है, तो हम क्या बोलेंगे, ये इंसान इजी मूविंग है या अड़ियल है? अगर दो प्लैनेट सन एंड मून दोनों मूवेबल साइन में है और लग्न लॉर्ड फिक्स साइन में है, तो हम क्या बोलेंगे, इजी मूविंग है या अड़ियल है? इजी मूविंग पर्सन है ये। ठीक है जी। अब एक व्यक्ति के तीनों प्लैनेट इसमें बैठ गए, 2 5 8 11 फिक्स साइन में, तो ये कैसा है? इससे आप अपनी बात मनवा सकते हो या नहीं मनवा सकते इजीली? नहीं मनवा सकते, हठ ही है ये। ठीक है जी। अब अगर मिक्स्ड है, डुअल है, मतलब डुअल साइन है, ठीक है, तो क्या बोलेंगे जी, मूड पे है, मान जाएंगे, थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा लगेगा। ठीक है जी, डुअल का मतलब है थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा लगेगा। ठीक है, अब आप बोलो एक मूवेबल में है, एक फिक्स्ड में है, एक डुअल में है, तो क्या करें? हाँ देखो आ गया क्वेश्चन। ठीक है, एक मूवेबल में है, एक फिक्स में है, एक डुअल में है। अब डुअल में देखो, जो प्लैनेट डुअल में बैठा है, क्या वो 15 डिग्री तक है या 15 से आगे है? अगर 15 तक है तो उसे फिक्स्ड मानना, और 15 से आगे है तो उसे मूवेबल मान लेना। ठीक है। जो आपका डुअल साइन में बैठा है, अगर तीनों अलग अलग हैं, जो डुअल साइन में बैठा है उसकी डिग्री चेक करो, क्या वो डिग्री में कैसा प्लैनेट है? अगर वो 15 डिग्री तक है तो वो क्या हो गया, फिक्स्ड, और 15 से आगे क्या हो गया, 11 डिग्री है तो अक्षिता जी आप अड़ियल हो। ठीक है जी। समझ आया? मेक सेंस? यस और नो लिख देना। अब अपनी लड़ाई में अपने पार्टनर के साथ लड़ने मत लग जाना कि तुम डुअल साइन के हो, तुम फिक्स साइन के हो, इसीलिए तुम अड़ियल हो, मैं नहीं हूँ। ठीक है जी। कल को क्लास बंद हो जाएगी आपकी। अब आ जाती है, कुछ राशि होती है बंजर, बैरन साइंस। जी वन मोर टाइम यस। देखो हमें क्या देखना है, हमारा लग्न लॉर्ड, हमारा सूर्य, हमारा चंद्रमा, लग्न लॉर्ड, सन एंड मून, ये किस राशि में बैठे हैं। ठीक है, नंबर नंबर क्या है उस राशि का। उसके बाद हम ये टेबल पे जाएंगे, जो पराशर जी ने हमें एक टेबल दिया है कि ये राशि मूवेबल है, ये फिक्स्ड है, ये डुअल है। अगर लग्न लॉर्ड, सन एंड मून, इनमें से दो या दो से ज्यादा प्लेनेट किसी एक एक पैरामीटर में आ रहे हैं, इस फर्स्ट में, सेकंड में या थर्ड में, ठीक है, तो उस तरीके का इंसान की वो हो जाएगी, जो हम बोलते हैं क्या, कि इसका नेचर कैसा है। ठीक है। अब किसी ने बोला हमारे सन एंड मून 1 4 7 10 मतलब मूवेबल साइन में है, ठीक है, तो हम बोल देंगे हाँ, ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये पर्सन इजी मूविंग है। ठीक है, 2 5 8 11 में है तो ये फिक्स्ड है, ये अड़ियल बंदा है। अगर दो या दो से ज्यादा बार, मतलब दो से ज्यादा मतलब तीनों प्लैनेट बैठे हैं फिक्स साइन में। ठीक है जी। बैरन साइंस। बैरन का मतलब क्या होता है, जो रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ठीक है जी। अब इसको आप अभी इसको कंक्लूड मत कर देना। ठीक है, हमें इसमें बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं। बस आप इतना समझना कि बैरन साइंस चाइल्ड बर्थ और मैरिज में प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, अगर वो 7th हाउस मतलब रिस्पेक्टिव हाउस से लिंक कर जाए तो। हम बाद में पढ़ेंगे कैसे होगा ये। ठीक है, बस आपको ये याद होना चाहिए बैरन साइंस कौन से हैं, 1 3 5 6। 1 3 5 6 जिसमें से मोस्ट बैरन कौन से हैं, 3 एंड 5। 3 एंड 5 इज एक्सट्रीम बैरन साइंस, और 1 3 5 6 बैरन साइंस। मोस्ट फ्रूटफुल साइंस ऑफ कुंडली मतलब मोस्ट फ्रूटफुल राशि 4 8 12। 4 8 12। ठीक है जी, समझ आ गया? बैरन का मतलब है जो, जैसे मान लो अगर बैरन साइंस है आपका, ठीक है, अभी आप पूरा नहीं समझेंगे, मैं बताता हूँ। आप किसी का मैरिज प्रेडिक्ट कर रहे हैं, वो ये कहते हैं कि जी मैरिज होगा भी सही या नहीं होगा। अब आप देख रहे हो जो 7th हाउस का लॉर्ड है वो बैरन साइन में चला गया, एफ्लिक्शन में आ गया। ठीक है, और आप नवांश में भी देख रहे हो 7th हाउस का लॉर्ड बैरन साइन में चला गया। बैरन का क्या मतलब है, अब इसकी शादी होना बहुत मुश्किल हो गया है। ठीक है। अब अगर वो बैरन में ना जाके वो मोस्ट फ्रूटफुल साइंस, आपने देखा होगा कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, मतलब कुछ लोग जिनकी 22 23 में ही शादी भी हो जाती है, सक्सेसफुल भी होती है, बच्चा भी जल्दी हो जाता है। तो उनके मेजर जो प्लैनेट्स होते हैं जो शादी से और जो चाइल्ड बर्थ से लिंक्ड हैं, वो फ्रूटफुल साइंस में होते हैं।
ठीक है जी, कैसे होते हैं क्या होते हैं ये बात का टॉपिक है, अभी आपको लर्न होना चाहिए बस कि बैरन साइन क्या है, फ्रूटफुल साइन क्या है, दैट्स इट। अभी आपका काम सिर्फ ये लर्न करने का है। यहां तक क्लियर हुआ एक बार बता दो। ठीक है जी। किस किस तरीके के राशि को हमारा कैसा कैटेगराइजेशन है राशि का, सबसे पहले राशि होती क्या है, राशि के स्वामी क्या है। तान्या जी आपका मैसेज का वेट कर रहा हूं मैं। राशि होती क्या है, राशि के स्वामी क्या है, उसके बाद क्या आता है 159 वर्ण के बेसिस पे, डायरेक्शन के बेसिस पे, और वर्ण के बेसिस पे, डायरेक्शन के बेसिस पे, और कर्म क्या करता है वो पर्सन। ठीक है। ये इन बेसिस पे हम देखेंगे कि किस तरीके से राशि का क्लासिफिकेशन है। फिर 1 4 7 10 चर राशि, 2 5 8 11 फिक्स्ड, 3 6 9 12 डुअल साइंस। अब आ जाते हैं मूल त्रिकोण राशि होती है प्लेनेट की। आपने ऊपर देखा होगा। देखो जितना मैंने बताया नवीन जी सिर्फ उतना ही है, उसके आगे कुछ भी नहीं होगा, उसके पीछे कुछ भी नहीं होगा। हम हाउस की बात ही नहीं कर रहे, हम सिर्फ राशि पढ़ रहे हैं। हाउस कभी बैरन नहीं होते। हाउस जड़ है, जड़ कभी बैरन नहीं होती। ठीक है जी। अब आ जाते हैं हम एक चीज पे जहां से हमने स्टार्ट किया था। आप देख रहे होंगे सिर्फ चंद्रमा और सूर्य को छोड़ दे अगर हम, बाकी जितने भी प्लैनेट हैं इनके पास दो राशि हैं। ठीक है, दो राशि हैं इन सबके पास। किसको छोड़ना है हमें? चंद्रमा और सूर्य को। बाकी प्लैनेट्स के पास दो राशि हैं। इनमें से एक राशि जो होती है वो मूल त्रिकोण राशि होती है। मूल त्रिकोण का मतलब है इन राशि में ये प्लैनेट्स अपने ज्यादा रिजल्ट्स देते हैं। इन राशि के रिजल्ट्स ज्यादा देते हैं एज कंपेयर टू जो इनकी दूसरी दूसरी राशि है। ठीक है। अब वो कौन कौन से साइंस हैं जो मूल त्रिकोण है? ठीक है। सूर्य की एक ही राशि है, सूर्य की राशि क्या है? सिंह राशि। तो सूर्य की सिंह राशि को ही पराशर जी ने मूल त्रिकोण राशि बोला है। ठीक है जी। आप डिग्रीज को इग्नोर कर देना अभी, डिग्रीज को इग्नोर कर देना, मैंने डाल दिया था, बाद में कभी हम उस पर बात कर लेंगे। ठीक है जी। सूर्य की एक ही राशि है लियो, वही मूल त्रिकोण है। शनि की दो राशि है, राशि नंबर 10, राशि नंबर 11। राशि नंबर 10 है कैप्रिकॉन विच इज मकर, और राशि नंबर 11 है एक्वेरियस जिसे कुंभ कहा जाता है, जिसमें से कुंभ राशि को पराशर जी ने शनि की मूल त्रिकोण राशि कहा है। कौन सी राशि मूल त्रिकोण राशि, कौन सी कहा है पराशर जी ने शनि की? कुंभ। वीनस की दो राशि है, वृषभ राशि, तुला राशि। तुला इज लिब्रा, पराशर जी ने लिब्रा को उसकी मूल त्रिकोण राशि कहा है। ठीक है जी। मूल त्रिकोण राशि कौन सी है? वीनस किसी भी चार्ट में ज्यादा रिजल्ट्स किस हाउस के देगा? जिस हाउस के अंदर 7 नंबर लिखा है आपकी कुंडली में, वहां के रिजल्ट्स ज्यादा मिलेंगे एज कंपेयर टू जिस हाउस में 2 लिखा है। वीनस की बात कर रहे हैं अभी। सैजिटेरियस मतलब धनु राशि। तो जुपिटर की दो राशि हैं, एक है धनु एक है मीन। इसमें से ज्यादा रिजल्ट्स देने के लिए कैपेबल राशि कौन सी है? धनु राशि विच इज सैजिटेरियस। मंगल की दो राशि है, मेष राशि और स्कॉर्पियो राशि। ठीक है, वृश्चिक बोलते हैं जिसको, जिसमें से ज्यादा रिजल्ट्स किसके मिलेंगे आपको? एरीस मतलब मेष राशि, नंबर 1 के। नंबर भी डाल दूं आपके लिए, आप 5 11 7 9 1, वर्गो इस 6। ठीक है। इसी तरीके से मरकरी की जो राशि है मूल त्रिकोण वो है वर्गो। देखो आज आपको ना थोड़ा लगेगा यार ये तो बहुत ज्यादा प्रेशर वाली चीज है, ठीक है, लेकिन पहली दो क्लासेस में ही मैं, मून की कोई मूल त्रिकोण राशि नहीं है, बस इतनी ही है जो मैं लिख रहा हूँ, उसके बाहर कुछ है ही नहीं। आप क्वेश्चन करो ही मत उस चीज के लिए। म्यूट हो गया क्या? ठीक है जी। एक बार बताना, कोई एक बंदा बोल देना वॉइस आ रही है, कुछ हुआ है अभी इधर। ठीक है। ठीक है जी। मूल त्रिकोण राशि का कंसेप्ट क्लियर हुआ? मूल त्रिकोण मतलब जिसके वो ज्यादा रिजल्ट्स देगा। अभी छोड़ दो जितना मैंने बताया सिर्फ। देखो अक्षिता जी कुछ चीजें ना फिक्स्ड है ज्योतिष में, जो पराशर जी ने दे दी तो दे दी। अब उसका मैं कुछ कर नहीं सकता कि वो मतलब सन की क्यों है और मून की क्यों नहीं है। ठीक है जी। ये चीजें फिक्स हैं। आप बस पहले 3 दिन ही फिक्स पढ़ोगे जो पराशर जी ने बताया, उसके बाद फिर हमारी अपनी ही है उसमें, जो हमने मिर्च मसाला डाल के आपके लिए प्रिपेयर किया हुआ है ना, तो वही है। अभी ये फिक्स्ड है, यही है मतलब। अब ये क्यों है, ये मतलब इतना अभी मेरी जागरूकता नहीं है कि क्यों है। ठीक है जी, बट जो पराशर जी ने बोला है वो यही है, दैट्स इट।
नहीं जी, एग्जॉल्टेड अलग होता है, मूल त्रिकोण अलग होता है। अब आ जाते हैं एग्जॉल्टेड और डेबिलिटेशन पे। ठीक है, एक बार ये जो मैंने लिखा है पढ़ लो, ठीक है, फिर मैं बताता हूँ इसका क्या मतलब है। देखो, एग्जॉल्टेशन का मतलब क्या होता है? एग्जॉल्ट, एग्जॉल्ट मतलब एक प्लेनेट का ऐसे घर में चले, ऐसी राशि में चले जाना जहां पर वो सबसे ज्यादा खुश फील करता है, जहां पर वो कहता है अब आ गया मजा, अब मैं पूरा जीवन इधर ही बैठने वाला हूँ, अब बहुत मजा आएगा, मुझे कुछ नहीं करना, बस मैं यहाँ पे सबसे ज्यादा स्ट्रांग फील करता हूँ और मैं यहाँ पे सबसे ज्यादा खुश हूँ। बताओ क्या काम करना है? तुमने मुझे ऐसी जगह पे भेज दिया है कि जहाँ पे अब आप जो बोलोगे मैं वो करूंगा। सोने जी, बैरन का मतलब है सेवेंथ हाउस का लॉर्ड अगर बैरन साइन में चला जाता है और वो एफ्लिक्शन में आ जाता है बहुत बुरी तरीके से, तो बैरन का मतलब क्या होता है? बंजर। तो वो शादी करने के जो रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने के टाइम आता है तो उसमें वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। सिमिलरली फिफ्थ हाउस का लॉर्ड जो बच्चा करने का कारक प्लेनेट है, बच्चे का कारक प्लेनेट है, अगर वो बैरन साइन में चला जाता है और वो एफ्लिक्ट हो जाता है, वो किसी बैड प्लैनेट से, मेलेफिक से एफ्लिक्शन में आ जाता है, ठीक है, तो क्या होता है? तो वो अपने रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है जी। हाँ जी, अभी मुकुल बताएंगे हम, वो एग्जॉल्टेड एंड कम्बस दोनों बताऊंगा। ठीक है। ठीक है जी, बैरन समझ आ गया ना? अब देखते हैं मूल एग्जॉल्टेशन का क्या मतलब है। ठीक है, एग्जॉल्टेशन मतलब जहां पर वो बेस्ट फील करता है, ठीक है, जो मतलब मजा ही आ गया। ऑन द कॉन्ट्रेरी, जो डेबिलिटेशन है, डेबिलिटेशन क्या बोलता है? डेबिलिटेशन बोलते हैं कि अब वो ऐसे घर में आ गया जहां जो बिल्कुल पसंद नहीं था उसको, ऐसी राशि में, घर में गलत वर्ड यूज कर दिया मैंने, राशि में, वो ऐसी राशि में प्लेस हो गया जहां पर वो बिल्कुल भी खुश नहीं रहता। जहां पर वो बहुत ज्यादा, एक होता है ना, आप किसी ऐसे कहीं पे ऐसे जगह चले गए जहां पे आप कह रहे हो यार यहाँ मैं क्यों आ गया। ठीक है। अब पूरी लाइफ, जिस दिन आप पैदा हुए आपका बर्थ चार्ट उस दिन का कंसीडर किया जाता है। अब पूरी लाइफ आपको उसी के साथ बैठना है। ठीक है, वही प्लेनेट है, वो डेबिलिटेशन में है, उसी के साथ बैठना है। ठीक है, अब वो अच्छे रिजल्ट भी दे सकता है, खराब भी। तो मोस्टली एक जो माइंडसेट है लोगों का, एग्जॉल्टेशन देख के ना पागल हो जाते हैं कि यार एग्जॉल्टेड प्लेनेट है, मजा ही आ गया यार, हम इस कुंडली में चार एग्जॉल्टेड प्लेनेट है, वाओ। मतलब एग्जॉल्टेशन इज नॉट ऑलवेज वाओ। एग्जॉल्टेशन का मतलब है उच्च का मतलब है। एग्जॉल्टेशन को हिंदी में जो बोला जाता है, जो वोकैबलरी यूज की जाती है, वो है उच्च का प्लेनेट, और डेबिलिटेशन है नीच का प्लेनेट। ठीक है, उच्च का प्लेनेट हमेशा आपको उच्च के रिजल्ट देगा जिससे आप खुश होगे, ऐसा जरूरी नहीं है। नीच का प्लेनेट हमेशा आपको नीच के रिजल्ट देगा जो जिससे आप हमेशा मायूस होगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आगे बताऊंगा क्यों, जब हम हाउस पढ़ेंगे, जब हम हाउस पे आएंगे तब बताऊंगा क्यों। ठीक है जी। तो मैंने लिखा है नेवर गेट एक्साइटेड एंड हैप्पी while सीइंग एन exalted planet in a horoscope and never feel disappointed while seeing a debility planet। एक exalted planet आपको मार सकता है पूरे तरीके से, और एक debilitated planet आपको राजयोग के रिजल्ट्स दे सकता है। ये हमारे डिस्कशन शायद जो लोग उसमें थे एक बार हुआ था, जो मास्टर क्लास में थे, बट इसमें हम थोड़ा इसको डीपली पढ़ेंगे, व्हाई एंड हाउ, वो आगे का टॉपिक है। ठीक है, अब हम देखेंगे किस राशि में कौन सा प्लैनेट एग्जॉल्टेड होता है और किस राशि में कौन सा प्लैनेट डेबिलिटेशन में जाता है। ठीक है जी। मैं ना इसमें कलर कर देता हूँ, आपको ना इजी हो जाएगा इसको लर्न करने में। हम्म, ठीक है जी। सन, सन एग्जॉल्ट होता है एरीस में। आपकी कुंडली में, किसी की भी कुंडली में अगर वन नंबर में सन चला गया तो वो एग्जॉल्ट हो गया। ठीक है जी, एग्जॉल्ट मतलब अपनी बेस्ट पोजीशन में आ गया। और अगर वो सेवन नंबर राशि में चला गया, लिब्रा में चला गया, तो वो डेबिलिटेट हो गया, तो वो नीच का हो गया। ठीक है जी। अब सैटर्न इसका बिल्कुल उल्टा है। सैटर्न सेवन नंबर में एग्जॉल्ट हो जाता है और वन में डेबिलिटेट हो जाता है। ठीक है, अब ये सारा मेरे मेरे हाथ में नहीं है, वैसे ये कोई नहीं पढ़ाता, आप किसी से भी पढ़ लो, वो बस टेबल दे देंगे, लर्न कर लो। बट मैं चाहता हूँ आप लर्न करो, अच्छे से करो इस चीज को, आपको समझ आए वो चीज, ठीक है क्या, क्योंकि ये लर्न कर लोगे ना एक बार तो इजी हो जाएगा आपके लिए आगे। अब आते हैं चंद्रमा। ठीक है, इसको मैं ग्रीन दे देता हूँ। मून टॉरस में, मतलब दो नंबर राशि में एग्जॉल्ट का हो जाता है और आठ नंबर राशि में डेबिलिटेट हो जाता है।
ये याद रखना। मून 2 नंबर राशि में एग्जॉल्ट होता है, 8 नंबर राशि में डेबिलिटेट हो जाता है। मंगल और जुपिटर को हम सेम कलर देंगे, रेड कलर दे देते हैं। मंगल कैप्रिकॉन राशि में, मंगल कैप्रिकॉन किसकी राशि है, शनि की राशि में जाके एग्जॉल्ट हो जाता है। और मंगल चंद्रमा की राशि में जाके डेबिलिटेट हो जाता है, नीच का हो जाता है। ऑन द अदर हैंड जुपिटर कर्क राशि में आके उच्च का हो जाता है, और मकर राशि में आके नीच का हो जाता है। आप में से यहाँ पे किस किस का जुपिटर एग्जॉल्टेड है? जुपिटर इन कन्या, कन्या तो अभी छोड़ देते हैं हम। जुपिटर एग्जॉल्टेड किसका है, 4 नंबर राशि में किसका है? ठीक है, जिसका जुपिटर 4 नंबर राशि में है, वो एग्जॉल्टेड है। जिसका क्या बोलते हैं 10 नंबर राशि में है, वो डेबिलिटेटेड है। अब आते हैं मरकरी और वीनस पे। इसको हम एक कलर दे देते हैं। एक कलर मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि वो वाइस वर्सा केस जा रहा है, तो आपको लर्न करने में इजीली होगा, इजी होगा। मरकरी वर्गो राशि में जाके एग्जॉल्ट हो जाता है। अब एक बात याद रखना, वर्गो राशि है कन्या राशि, मरकरी अपनी ही वर्गो राशि में एग्जॉल्ट भी होता है, और वही उसकी उच्च मूल त्रिकोण राशि भी है। तो मरकरी सबसे ज्यादा और सबसे अच्छे रिजल्ट कहाँ के देगा, वो वर्गो के देगा, क्योंकि वो 3 कैटेगराइजेशन में आ गई। एक तो उसका ओन साइन है मरकरी का, ठीक है जी। उसके बाद अ, उसका मूल त्रिकोण साइन भी वही है, और उसका एग्जॉल्टेशन भी वहीं पे होता है। तो वो ऐसी जगह आ गया। तो मरकरी के पास पूरी कुंडली में एक 6 नंबर राशि ऐसी राशि है जहां पर वो मतलब बेस्ट ऑफ बेस्ट फील करता है, अपना ही घर, वहीं पे ही सबसे ज्यादा मजा आ रहा है, और वहीं के ही वो सबसे ज्यादा रिजल्ट दे रहा है। ऑन द कॉन्ट्रेरी जो वीनस है वो 6 नंबर राशि में डेबिलिटेट हो जाता है और पाइसिस में एग्जॉल्ट हो जाता है, और मरकरी पाइसिस में डेबिलिटेट हो जाता है। ठीक है जी। मरकरी वर्गों में है तो जी राखी जी, आप अगर एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं, मुझे पता नहीं आपका लगन क्या है, याद नहीं है, अगर होगा भी तो बट अच्छा है, आप जल्दी कैच कर देंगे। मिथुन लगन में मरकरी वर्गो 4th हाउस में, बढ़िया, बहुत बढ़िया। घर पे डोमिनेंस है आपका मतलब। ठीक है जी। एग्जॉल्टेशन और डेबिलिटेशन समझ आया, समझने का तो कुछ है ही नहीं, याद करना है। एग्जॉल्टेशन इज, अब हाँ मैं उसी पे आ रहा हूँ अभी, आपका तानिया जी डाउट क्लियर हो जाएगा। अब एक नोट बना लो, ठीक है, लिख लो यहाँ पे। अब प्लेनेट कैसे रिजल्ट देता है, रिजल्ट ऑफ अ प्लेनेट। इसको याद करने का कोई इजी तरीका नहीं है जी। इसको याद करने का एक इजी तरीका है, आप 25 कुंडलियां लो अपने घर वालों की, जिनके चार्ट जानने के लिए आप क्यूरियस हो, और देखो उनका कौन सा ग्रह उच्च का है, कौन सा ग्रह नीच का है। ये प्रैक्टिस है। अब देखो, इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता। रिजल्ट ऑफ प्लैनेट्स। अ प्लैनेट गिव्स मैक्सिमम रिजल्ट्स, मैक्सिमम व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एग्जॉल्टेड साइन। एक ग्रह अपने सबसे ज्यादा रिजल्ट अपनी उच्च की राशि में देता है। अगर वो उच्च की राशि में चला गया तो वहां के रिजल्ट सबसे ज्यादा मिलेंगे। नंबर 2, अब ये सीक्वेंस में चलेगा, सबसे ज्यादा उच्च की राशि में, उसके बाद सेकंड बेस्ट प्लेसमेंट फॉर अ प्लैनेट इज इट्स मूल त्रिकोण साइन। ठीक है जी। तो सेकंड बेस्ट प्लेसमेंट एक प्लैनेट की क्या होती है, उसका मूल त्रिकोण राशि में आ जाना। ठीक है। थर्ड बेस्ट प्लेसमेंट, जी सैटर्न एक्सॉल्टेड है तो ठीक है, बढ़िया है। नन एक्सॉल्टेड, नन डेबिलिटेटेड, ठीक है, बढ़िया है। मेरे में तो डेबिलिटेटेड, एक्सॉल्टेड है ही नहीं कोई। थर्ड बेस्ट प्लेसमेंट फॉर अ प्लैनेट इज इट्स ओन साइन। ठीक है जी। ठीक है जी, थर्ड बेस्ट प्लेसमेंट ऑफ अ प्लैनेट इज इट्स ओन साइन।
वीनस डेबिलिटेटेड होता है ना, तो ये एक अच्छा ह्यूमर देता है इंसान को। ह्यूमर, एक अच्छा ह्यूमर देता है, मतलब एक होता है वन लाइनर मारा बंदे ने और मजा आ गया सामने वालों को सुन के। फोर्थ बेस्ट प्लेसमेंट फॉर अ प्लैनेट इज इट्स फ्रेंड साइन। नॉट अ वेरी फेवरेबल पोजीशन फॉर अ प्लैनेट इफ इट इज प्लेस्ड इन debilitated sign। ठीक है जी। सबसे ज्यादा रिजल्ट कहाँ के मिलेंगे? एक्सॉल्टेशन, अगर एक्सॉल्टेड होके बैठा है प्लेनेट। ठीक है जी। सेकंड बेस्ट प्लेसमेंट कहाँ की मिलेगी? मूल त्रिकोण राशि की। थर्ड बेस्ट प्लेसमेंट उसके लिए क्या है? उसका खुद का साइन। फोर्थ बेस्ट प्लेसमेंट क्या है? उसका फ्रेंड का साइन। फ्रेंड वाली बात को आप अभी इग्नोर कर सकते हो फिलहाल के लिए। और इसमें एक ना कॉन्ट्राडिक्शन है। फ्रेंड और ओन साइन में कुछ लोग फ्रेंड को पहले कंसीडर करते हैं, कुछ लोग ओन साइन को पहले कंसीडर करते हैं। जो हमारी बिल्कुल आखिरी क्लास होगी, जो हमारी क्लास का जो छठा महीने की आखिरी क्लास होगी, उसमें मैं बताऊंगा फ्रेंडशिप एनिमी क्या होती है। उससे पहले नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, कभी प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाओगे, फंस जाओगे। इसलिए फ्रेंड वाले को आप अभी इग्नोर कर सकते हो, बट ये होता है। और डेबिलिटेशन एक बहुत ज्यादा फेवरेबल पोजीशन नहीं है। ठीक है जी। डेबिलिटेशन क्यों अच्छे रिजल्ट देता है पहली क्लास में तो नहीं बता सकता, लेकिन मैंने मास्टर क्लास में जरूर बताया था, लेकिन इस पे हम अच्छे से पढ़ेंगे। हाँ जी। हाँ जी चंद्रेश जी। अच्छा नहीं, अच्छा नहीं। आ, मतलब इंटेंसिटी वाइज ज्यादा, मतलब समझ रहे हो आप? वो वहां पे कंफर्टेबल फील करेगा। रिजल्ट कैसा आएगा डिपेंड करेगा वो कौन से हाउस की लॉर्डशिप पे लेके बैठा है। हाँ जी। तान्या जी करेक्ट। ठीक है जी, यहाँ तक हो गया, आगे बढ़ते हैं। देखो आज आपको बल्कि लग रहा होगा क्योंकि ये लर्निंग की चीजें हैं, और मैं यही चाह रहा हूँ कि पहली दो क्लासेस में ना कंबस्ट मेलिफिक बेनिफिक आर दीज रिलेटेड टू फ्रेंडली, नहीं नहीं नहीं, अभी वो आप छोड़ दो, जो उतना जितना मैं बता रहा हूँ बस उतना ही, उससे आगे ना पीछे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है। अब आ जाते हैं प्लैनेट्स पे। ठीक है जी, हमने काफी ज्यादा डिस्कशन कर लिया है राशि पे, और राशि किस तरीके से होती है। ठीक है। आपको अब ये लर्न करना है, कैसे करना है आपके ऊपर है। एक हफ्ते का टाइम है आपके पास। अब आते हैं प्लैनेट्स पे, ग्रहों पे। ठीक है। प्लैनेट्स किस तरीके से बिहेव करते हैं? देखो, अब प्लान, अब दो चीजें आती है, एक है फिक्स्ड, एक है डिस्टिंक्टिव। एक है फिक्स्ड नेचर आएगा, एक डिस्टिंक्टिव नेचर आएगा। ठीक है। फिक्स्ड नेचर सबके लिए सेम है, डिस्टिंक्टिव नेचर सबके लिए अलग है। क्या ना प्लैनेट गिव पर्पसली जी? देखो, प्लैनेट डेबिलिटेटेड साइन में नेगेटिव रिजल्ट देता है, वो बैठा ही उसके लिए है। लेकिन अगर वो नेगेटिव हाउसेस का लॉर्ड है और वो नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, तो नेगेटिव नेगेटिव इज पॉजिटिव। अब आपको उसके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है जी। अब देखिए, पराशर जी ने जुपिटर को एक कुंडली में भगवान बोला गया है। आपकी कुंडली का जो गॉड है, जो लॉर्ड है, दैट इज जुपिटर। जुपिटर आपका सेवियर है। नेचुरली इन ऑल केसेस जुपिटर इज सेवियर। ठीक है। साथ में वीनस। वीनस और जुपिटर को पराशर जी ने दो बेनिफिक प्लैनेट्स बोला है। बेनिफिक, बेनिफिक का क्या मतलब है? जो शुभ ग्रह हैं, शुभ, नेचुरल रूप से शुभ है। उसके बाद आता है मेलिफिक। मेलिफिक मतलब पाप ग्रह। पराशर जी ने चार प्लैनेट्स को पाप ग्रह बोला है। शनि, मंगल, राहु एंड केतु। शनि, मंगल, राहु, केतु। एक ग्रह है क्रूर, है वो क्रूर मतलब
वो दया नहीं करता, लेकिन वो पाप भी नहीं है और वो बेनिफिक भी नहीं है। दैट इज सूर्य, सन। देखो, सन को पिता का कारक माना गया है ज्योतिष में। ठीक है, और पिता को एट टाइम्स अपने बच्चों के लिए क्रूर होना पड़ता है, ताकि वो गलत दिशा में ना चले जाएं। तो क्रूर को आप कभी भी मेलिफिक नहीं बोलोगे। ठीक है जी। बट क्रूर को बेनिफिक भी नहीं बोलोगे, क्रूर इज क्रूर। ठीक है, दैट इज स्ट्रिक्ट। अब दो प्लैनेट हैं जो मैं जिन्हें पर्सनली क्या मानता हूँ, बेनिफिक मानता हूँ, मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाता। ठीक है, लेकिन जो चीज फिक्स्ड है मैं आपको फिक्स्ड ही पढ़ाऊंगा, और मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता दूंगा। ठीक है, कि मैं क्या मानता हूँ, मेरा क्या, जो मुझे अभी तक रिजल्ट्स मिले हैं वो क्या है। चंद्रमा और बुध को वैसे कहा गया बेनिफिक है ये। ठीक है जी। बट दीज आर मोर ऑफ अ कंडीशनल प्लैनेट्स। अगर चंद्रमा और बुध ये मेलिफिक प्लैनेट्स के साथ एसोसिएटेड है एक कुंडली में, एसोसिएशन कैसे होता है बात की बात है, बात का टॉपिक है। अगर चंद्रमा और बुध मेलिफिक प्लैनेट्स के साथ एसोसिएटेड है एक चार्ट में, तो वो मेलिफिक रिजल्ट देता है। अगर चंद्रमा और बुध बेनिफिक प्लैनेट्स के साथ एसोसिएटेड है तो वो बेनिफिक प्लैनेट देता है। अगर चंद्रमा और बुध ना मेलिफिक ना बेनिफिक के साथ एसोसिएटेड है, तो वो नेचुरल रूप से बेनिफिक कंसीडर किया जाएगा। तीनों कंडीशन मैंने आपको बता दी। खराब के साथ है तो खराब, अच्छे के साथ है तो अच्छा, अकेला बैठा है तो अच्छा। नेचुरल है, ये डिस्टिंक्टिव की बात नहीं हो रही अभी। नेचुरल है, आपके लिए भी मेरे लिए भी ये सेम है। ठीक है जी। मेक सेंस यहां तक, क्लियर? अगर बोथ के साथ बैठा हो तो ये देखो कि जो डिग्री है मरकरी की, वो ज्यादा क्लोज अच्छे वाले के साथ है या खराब वाले के साथ है। हाँ, तो ये देखो मरकरी की जो डिग्री है वो राहु से ज्यादा क्लोज आ रही है या वीनस से। आगे पीछे को नहीं देखना, क्लोज देखना है, डिफरेंस माइनस करके देख लो, तो वो कंसीडर किया जाएगा। बट इसका मरकरी 7, राहु 21, वीनस 25, ठीक है, तो मेलेफिक मान लो इसको आप। बट 7 से 12 डिग्री तक के बीच में डिफरेंस है तो वो कंजंक्शन अच्छा काम करता है। अदरवाइज क्या है, वो लूज कंजंक्शन है, इतने ज्यादा रिजल्ट्स उसके बहुत नहीं मिलते। ठीक है जी। मून एंड मरकरी टुगेदर बेनिफिक, बहुत ज्यादा नुपुर जी ये वो देता है, सोचने की क्षमता। मतलब आप समझ लो आपका चेतन और अवचेतन मन मिलके बैठ गया। बुध, चंद्र, जुपिटर, सन, मंगल अच्छे होते हैं हमेशा साथ में। बस आ गए, बस वही चालू, मेरा मून राहु बता दो। मून राहु जिग्ना जी बहुत ज्यादा मेंटल इमोशनल टर्मोइल देता है, और अपनी दशा में ये बहुत ज्यादा ट्रेवल देता है। मून केतु प्रेरणा जी बहुत बढ़िया करोगे आप एस्ट्रोलॉजी में। मैं नहीं बता रहा, माई मर्करी इज एक्सॉल्टेड इन वर्गो। देखो सब बहा गए सब, ये बता दो ये बता दो। मर्करी एक्सॉल्टेड इन वर्गो इन हाउस 12। सैटर्न इज वर्गो में मर्चा, ठीक है, तो आपका तुला लगन है। सैटर्न इज ऑल्सो सिटिंग। जी, मरकरी सैटर्न साथ में अच्छा होता है, बस थोड़ा मेलिफिक होता है बट अच्छा होता है। जुपिटर मून बहुत बढ़िया है। बुध, चंद्र, जुपिटर, शनि। बुध, चंद्र, जुपिटर, शनि। ठीक है जी, अच्छा है। अभी हम अच्छा बुरे की बात ही नहीं करेंगे। हम अभी, आप देखो, आप लोग क्या करना, अपना कंसेप्ट पे देखो, कंसेप्ट क्लियर करो। आप अपना कंजंक्शन लिखोगे ना, आप पता है क्या होगा, आप ना बस उसी तक ही रह जाओगे। आप इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप ना कंसेप्ट को क्लियर करो। ठीक है। ज्योत्सना जी, ये जो मोर देन टू प्लैनेट्स है, ये जब हम कंजंक्शन पढ़ेंगे ना आगे, उसमें पढ़ेंगे, हम सब चीजें पढ़ेंगे। अभी तो फर्स्ट है आज, सब पढ़ेंगे। पहले बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं, हम बढ़ेंगे आगे। मुझे पता है ये क्यूरियस सब्जेक्ट है, बहुत ज्यादा क्यूरियस है, और ऐसा होता है। ठीक है, मोर देन टू प्लैनेट्स है, बस ये याद रखना, हाईएस्ट डिग्री का प्लैनेट सबसे ज्यादा रिजल्ट देगा। और जिस भी प्लैनेट को पढ़ रहे हो, ये देखो उससे क्लोजेस्ट डिग्री में कौन सा प्लैनेट है, आप जिस भी प्लैनेट की स्टडी करना चाहते हो। ठीक है, हम आगे सब पढ़ेंगे, कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो छूट गया, मतलब। ठीक है, आप ऐसा नहीं होगा आप एनालिसिस नहीं कर पा रहे, आप करोगे एनालिसिस। बट अभी आप ना कंसेप्ट देखो, आप बस मुझे अब ये लिखो कमेंट में, कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। बस ठीक है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। चंद्रेश जी, आप
कितनी से खराब युति लेके आओ आप मेरे पास, ठीक है, मैं आपको बेस्ट बना के दिखाऊंगा। ये वो नहीं है ऐसा, मतलब ऐसा एरोगेंस वगैरह नहीं है, क्योंकि मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं है कुछ खराब नहीं है। मैंने बहुत अच्छे युतियों को बहुत खराब तरीके से काम करते हुए देखा है। हाँ जी। ठीक है जी। बेनिफिक और मेलिफिक आप समझ गए, अब आते हैं कंबशन पे। कंबशन क्या होता है, देखो अभी जो लोग नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया कहीं भी थे, अभी आज से 2 से 3 महीने पहले की अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही थी। जब सन क्लोजेस्ट होता है अर्थ के, ठीक है, जब उसकी रेस एकदम डायरेक्ट पड़ती हैं तो बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। अब आप मुझे ये बताओ, जून जुलाई का महीना कोई बात नहीं, जून जुलाई का महीना, मई जून जुलाई का महीना, आप बाहर जाते हो अगर धूप में जाते हो तो आप इजी फील करते हो या अनईजी फील करते हो, ये बताओ। आप कैसा फील करते हो, अनईजी फील करते हो, बस यही कंबशन है। कोई भी प्लैनेट जब सौर मंडल में, जो हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स घूम रहे हैं, ठीक है जी, बीच में कौन है, सन। ठीक है, अगर आपको पता हो तो सन के अराउंड भी जो हमारा मोशन है वो मतलब सर्कुलर नहीं है, वो इलिप्टिकल है। ठीक है, वो ऐसे गोल नहीं घूमता, वो ऐसे घूमता है, दूर जाके पास आता है, दूर जाके पास आता है। तो जब वो सबसे क्लोजेस्ट होता है, ठीक है, तब सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, और जब वो दूर जाता है तो फिर अब देखो कि अब दूर जाने लगा, ठीक है, अब अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो यहाँ पे उसकी स्लैंटिंग रेस पड़ती है और काफी दूर पड़ती है, जिससे गर्मी का प्रभाव कम हो जाता है। ठीक है जी। ये अर्थ की बात कर रहा हूँ, ऐसे सारे ग्रह घूम रहे हैं। ठीक है जी। तो जो प्लैनेट सन के साथ कंजंक्शन में, सन से नेक्स्ट हाउस में या सन से पहले वाले हाउस में आ जाता है, और वो 5 से 7 डिग्री के डिफरेंस में होता है, जैसे मान लो एक प्लैनेट की 30 डिग्री होती है एक हाउस में, 0 to 30, 29.59, ठीक है जी। अब मान लो सन की डिग्री है 10 डिग्री, आपके सन के साथ सेम हाउस के अंदर मरकरी बैठ गया, वो बैठ गया 8 डिग्री पे। अब सन से मरकरी क्या हो गया, कंबस्ट हो गया। सन के साथ वीनस आ गया, वीनस आ गया 4 डिग्री के डिफरेंस में, वीनस कंबस्ट हो गया। ठीक है जी। कंबस्ट का मतलब क्या है, अब वो काफी अनईजी फील कर रहा है। इसका मतलब हम बोलते हैं कि कंबस्टेड प्लैनेट ने, जो प्लैनेट कंबस्ट हो चुका है वो अपनी पावर किसको लूज कर चुका है, सन को लूज कर चुका है। एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। क्या आपका अगर शुक्र अस्त हो गया तो क्या शुक्र की एनर्जी खत्म हो गई, नहीं, कहीं तो गई ना वो एनर्जी, वो किसके पास चली गई, सूर्य के पास चली गई, क्योंकि उसे कंबस्ट किसने किया, सूर्य ने किया। ठीक है। मंगल के केस में मैंने देखा है, और जुपिटर मंगल इनके केस में 10 से 12 डिग्री का भी जब डिफरेंस होता है ना डिग्री में, तो भी वो उसको कंबस्ट कर देता है, सन के पास इतनी पावर है। ठीक है जी। जी जी, हम ये नहीं सीखेंगे जी कैलकुलेशन, आप चार्ट खोलो आपको डिग्री दिख जाएगी। अगर हम कैलकुलेशन सीखने लगे तो ये 3 साल का कोर्स हो जाएगा पंचांग के हिसाब से। ठीक है, आप कौन सा ऐप यूज करते हो, आप सब एस्ट्रोसेज यूज करते हो, वही करना, मतलब मैं रिकमेंड करूंगा आपके लिए। ठीक है, अब एस्ट्रोसेज में डिग्री दिख रही है आपको, प्लैनेट्स के साथ लिखी हुई ऊपर, कितना डिग्री पे है ये प्लैनेट, जिसके पास आईफोन 16 से कम वाला है उसको शायद ना दिखे। ठीक है, क्योंकि आईफोन 15 में मैंने जितना देखा है मुझे नहीं दिखती थी। ठीक है जी। आपको अपने उसमें मिल जाएगी, अगर आपको फिर भी एस्ट्रोस एज में आईफोन है और आईफोन के वर्जन में आपको डिग्री नहीं दिख रही, जहां पे आप चार्ट खोलोगे ना, चार्ट के नीचे कॉलम होंगे, प्लैनेट्स, षोडश वर्गा, केपी। ठीक है जी। तो आप जैसे ही प्लैनेट्स पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो दिखती है 14 में भी, बस ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, डिग्री आपको दिख रही है उसमें, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। किसी ने एक क्वेश्चन लिखा है, मैंने अभी वही लाइन बोली और क्वेश्चन आ गया, मतलब सुना नहीं आपने। जुपिटर 10.2 डिग्री अवे, इज इट कॉम्बस्ट? अब आप श्रुति जी रिकॉर्डिंग में जाके सुनना मैंने क्या बोला है, नहीं तो आप यहाँ पे देख भी सकते हो। एंड सम टाइम्स 10 to 12 डिग्रीज एज वेल। और मैंने अभी बात करते करते यही बोला कि जुपिटर को, मार्स को वो 10 से 12 डिग्रीज में भी कंबस्ट कर देता है। जी राउंड ऑफ नहीं होता वो ज्योत्सना जी, वो मिनट होता है। आपको अगर थोड़ा सा पता हो तो कभी भी हम डिग्री देखते हैं ना तो हम उसे ऐसे पढ़ते हैं, जैसे 10 डिग्री 25 मिनट 34 सेकेंड, 34 सेकेंड्स, लाइक राउंड ऑफ नहीं करना, दैट इज 10 डिग्री ओनली। 10 डिग्री 59 मिनट्स। अब आप उसको 11 डिग्री मान सकते हो, क्योंकि 60th मिनट पे वो 11 डिग्री हो जाता।
इफ सन इज 25 डिग्री 11th हाउस। अक्षिता जी आपको सब कुछ उसमें मिल जाएगा। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। इफ सन इज 25 डिग्री 11th हाउस, मर्करी 28 डिग्री 10th हाउस, सो विल बी इम्पैक्टेड। मर्करी 28 डिग्री इन 10th, तो आपका तो तान्या जी कम्बस्ट नहीं होगा मर्करी। ठीक है जी, अब हम यहाँ पे इसमें जो एक कुंडली है उसमें देख लेते हैं डिग्रीज कैसे काम करती हैं। ठीक है, अब देखो कौन सा प्लेनेट है जो कंबस्ट करता है सबको, दैट इज सूर्य। ठीक है, अब देखो इस कुंडली में क्या सूर्य से नेक्स्ट, आपको मैं 1 मिनट रुको, पराशरा लाइट ही दिखा देता हूँ। एक सेकेंड। ठीक है जी, ये कुंडली जो चल रही थी इसी पे देखते हैं अब हम। ये जिसकी भी है XYZ, हमने जैसे मान लो अभी की कुंडली ले ली, ठीक है जी। अब ये बताओ, मुझे एक चीज क्लियर करना, सूर्य कितने डिग्री पे, आपकी चैट का है मुझे दिख ही नहीं रहा। हाईएस्ट सन 28, बाकी सब 13 नीचे। एक बार अब इस कुंडली पे आना, देखा ठीक है, यहाँ देखना सन कितने डिग्री पे बैठा है, 13 डिग्री पे। एक चीज याद रखना, राहु और केतु ग्रह नहीं है, ये नोड्स हैं, मून की साउथ और नॉर्थ। ठीक है, तो ये कभी कंबस्ट नहीं होती, बाकी प्लैनेट्स कंबस्ट होते हैं। अब यहाँ सन बैठा है 13 डिग्री में, देखो सन के साथ कौन है, केतु। केतु क्या कभी कंबस्ट होगा, नहीं होगा। ठीक है, सन से पीछे कौन है, मरकरी। मरकरी कितने डिग्री पे है, 29 डिग्री 57 मिनट्स। ठीक है जी, 29 डिग्री 57 मिनट्स। अब मैं आपको एक चीज पहले कंसेप्ट समझा देता हूँ। एक ये हाउस देख रहे हो आप, इस हाउस में ये राशि है। ठीक है, ये राशि जीरो टू, हर राशि 30 डिग्री की होती है। हर राशि 30 डिग्री की होती है। हर राशि का स्पैन 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, 30 डिग्री पे खत्म हो जाता है। ठीक है जी, इतना समझ आया। हर राशि का कितना स्पैन होता है। मैंने जब आपको बताया कि जो स्वर मंडल है, जो सोलर सिस्टम है, वो पूरा क्या है, 12 राशि। क्या सोलर सिस्टम सर्कुलर फॉर्म में हम उसे कंसीडर करते हैं, अगर आपने साइंस में ध्यान दिया हो, पढ़ा हो कभी तो। ठीक है जी, तो वो 360 डिग्री का हमारा सोलर सिस्टम है। 360 डिग्री का अगर सोलर सिस्टम है और 12 राशियों में डिवाइडेड है, तो एक राशि के पास कितनी डिग्री आई, 360 डिवाइडेड बाई 12, दैट इज 30 डिग्री। इस कुंडली में मरकरी कर्क राशि में बैठा है, और कर्क राशि में मरकरी 29 डिग्री 57 मिनट पे बैठा है। क्या मैं ये बोल दूं, अगर हम 2 मिनट, मतलब ये 2 मिनट के बाद और जाता तो ये, मतलब मरकरी कहाँ पर आ जाता, 5th नंबर राशि में। ये मेक सेंस है, मतलब ये बात समझ आई। 29 डिग्री 57 मिनट का एक प्लैनेट जो है वो इस राशि में है, तो ये अपना इस राशि का 0 से 29 डिग्री 57 मिनट का स्पैन कंप्लीट कर चुका है। अब ये जाएगा अगली राशि में, विच इज राशि नंबर 5। ठीक है जी, अब देखो 29 डिग्री 57 मिनट है ये। ठीक है, मैं इसको 30 डिग्री कंसीडर कर सकता हूँ, 3 मिनट के बाद 30 डिग्री पे हो जाएगा ये। अब इसको लिटरल 3 मिनट नहीं लेना, वो कैसे कैलकुलेशन होगी उस पर आपको दिमाग नहीं लगाना। अब ये देखो 1 डिग्री, ठीक है, आप 1 से काउंट करो, यहाँ पे ये सूर्य कितनी डिग्री पे बैठा है, सूर्य की डिग्री देखो। प्लीज चेक द डिग्री, एग्जाम्पल मिथुन जैमिनी राशि प्लीज एग्जाम्पल। ठीक है जी, ठीक है, मैं दोनों बोल दूंगा। ठीक है, अब देखो 29 डिग्री 57 मिनट पे कैंसर राशि में कौन बैठा है, मरकरी। मरकरी इज इन कैंसर साइन एट 29 डिग्री 57 मिनट्स। ठीक है, एट 30th डिग्री इट विल पास ऑन, और फिर वो कहाँ चला जाएगा, इन राशि नंबर 5 विच इज लियो। ठीक है, तो 13 डिग्री पे है सन, तो सन से कितनी दूर है ये डिग्री। क्या मैं कह सकता हूँ 12 से 13 डिग्री, डिफरेंस इज ऑफ 12 to 13 डिग्रीज। इतना समझ आया सबको। ठीक है जी, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा था नोट्स में, क्या मैंने ये लिखा था कि समटाइम्स 12 to 13 डिग्रीज तक भी सन कैन कंबस्ट एनी प्लेनेट। ठीक है जी, यहाँ देखो अब, मरकरी के आगे क्या लिखा है, सी। सी का मतलब इस कॉम्बस्ट। आप जब अपने एस्ट्रोसेज में या कहीं पे भी देखेंगे, वहां पे ऐसे एक ट्रायंगुलर बना होता है कॉम्बस्ट को लेकर। अगर आईफोन में नहीं आता वो ट्रायंगल, तो आप प्लैनेट्स पे क्लिक करना, वहां जाके देखना, वहां पे लिखा होगा वो एक्सॉल्टेड
एक्साइटेशन में है, डेबिलिटेशन में है, मूल त्रिकोण में है, कॉम्बस्ट है या नहीं है? नहीं आता? तो फिर आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो आप, मैं पराशरा लाइट। ठीक है जी। कॉम्बस्ट क्लियर हुआ? कॉम्बस्ट कैसे होता है एक प्लैनेट? फिर मैं रिजल्ट बताऊंगा कॉम्बस्ट के, लाइक व्हाट रिजल्ट्स। वक्री, वक्री एंड ऊपर नीचे एरो। वक्री अलग चीज है, अभी उस पर बात नहीं करेंगे। अगर ऐसे वाला एरो आ रहा है, इसको कॉम्बस्ट बोलता है वो। ठीक है जी। डेबिलिटेटेड का मीनिंग तो आई हैव टोल्ड ना, कि डेबिलिटेशन मीन्स वो ऐसी जगह पे आ गया जहां जहां जिसको वो पसंद नहीं करता। बाद में बात, अच्छा है, कम्बस्ट एंड डेबिलिटेटेड है तो अच्छा है, बढ़िया है। अब कॉम्बस्ट की बात करते हैं। कॉम्बस्ट में क्या होता है? सूर्य को अपनी पावर एक प्लेनेट ने दे दी, कम्बस्ट हो गया। ठीक है जी। अपनी पावर एक प्लेनेट ने सन को लूज कर दी, वो कम्बस्ट हो गया। इसका अब मीनिंग क्या होगा? एक मिनट, स्क्रीन शेयरिंग इज पॉस्ट। ठीक है, एक प्लेनेट ने अपनी पावर सूर्य को दे दी, इसका मीनिंग क्या होगा? जब आप पढ़ोगे ना आगे जाके, आपको एक चीज समझ आएगी कि जो सन, जो प्लेनेट है, सन प्लेनेट ना अथॉरिटी का है। ठीक है, सन अथॉरिटेटिव प्लेनेट है। और सन को ईगो का कारक भी माना जाता है। अगर सन एफ्लिक्शन में आ जाए तो उस इंसान में हम बोलते हैं ईगो आ गया, थोड़ा अपनी किसी भी चीज का ईगो आ गया। ठीक है, सन एरोगेंस का कारक है। सन डोमिनेशन का कारक प्लेनेट है। ठीक है, कोई भी प्लेनेट अगर अपनी पावर सन को लूज कर रहा है, व्हाट डज दैट मीन? किसी का जुपिटर अगर किसी का जुपिटर अगर सन से कंबस्ट है, तो हम ये बोलेंगे इस व्यक्ति को अपने ज्ञान का घमंड हो सकता है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आके। मेक सेंस? ठीक है जी। उस पर्टिकुलर पर्सन को, किसी का वीनस कॉम्बस्ट हो गया, कोई मेल का चार्ट है, उसका वीनस सन से कॉम्बस्ट है। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं हम? मेल के चार्ट में वीनस इज उसकी वाइफ। कॉम्बस्ट प्लैनेट कैसा रिजल्ट देगा, मैं वही बता रहा हूँ। कॉम्बस्ट प्लैनेट, अगर आपका जुपिटर कॉम्बस्ट है, ठीक है, तो ये व्यक्ति क्या करेगा? इस व्यक्ति को अपने ज्ञान का घमंड भी हो सकता है। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये कभी अपना ज्ञान को आगे प्रदर्शन उसका कर ही ना पाए। ठीक है, वो अपना ज्ञान दिखा ही नहीं पा रहा। मतलब उसका ज्ञान क्या हो गया? उसका ज्ञान अस्त हो गया कहीं ना कहीं। अब दो तरीके से आपको पता होगा, ज्ञान का कभी भी बखान नहीं करना चाहिए, और ज्ञान पे कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड का प्लेनेट है सूर्य, उसने किसको अस्त कर दिया? उसने अस्त कर दिया आपके ज्ञान के प्लेनेट को, आपकी गाइडिंग फोर्स थी जो आपकी कुंडली में, उससे। बट अगर आप अवेयर हैं इस चीज को लेके, आप ऐसा नहीं कर रहे, और आपका सूर्य आपकी कुंडली में एफ्लिक्शन में नहीं है, तो अब हम ये बोलेंगे कि यदि ये व्यक्ति अपने सूर्य को बल देगा, तो इसका जुपिटर भी बली होगा, क्योंकि जुपिटर की पावर किसके पास आ गई? सन के पास आ गई। इसी तरीके से इट डजेंट मैटर, हाउस मैटर नहीं करता। अभी हम सिर्फ राशि की बात कर रहे हैं। किसी का मरकरी अगर डेबिलिटेट हो जाता है सन के साथ, मैं पर्सनली मरकरी का डेबिलिटेशन कंसीडर नहीं करता। ठीक है जी। मरकरी का मैं डेबिलिटेशन क्यों कंसीडर नहीं करता? सूर्य के सबसे पास प्लैनेट ही कौन सा है? मरकरी। ठीक है, मरकरी का हम डेबिलिटेशन क्यों कंसीडर करें फिर? अगर मरकरी डेबिलिटेशन कंसीडर होता, तो 65 to 70% जो लोग हैं वो ना बोल पाते, क्योंकि मरकरी स्पीच का कारक है। वो ना सोच पाते, वो ना बिजनेस कर पाते। अब मेरा मरकरी अगर मैं पर्सनली देखूं, मतलब मेरा 28 डिग्री पे मरकरी है, 27 डिग्री पे सन है। आपको क्या लग रहा है कि मेरी स्पीच में प्रॉब्लम है, या फिर मेरी बुद्धि में कोई दिक्कत दिख रही है, या मैं गलत बात आपको बोल रहा हूँ? कुछ ऐसा आपको अभी फील आ रहा है? मरकरी खराब है या कंबस्ट है, आपको ऐसा लग रहा है? भारत जी देखो, एक है लिखी हुई बात, एक है एनालाइज की हुई बात। वो तो मैं कह रहा हूँ कि मरकरी तो कंबस्ट है। ठीक है, बुध आदित्य योग, तो बुध आदित्य का मतलब क्या है? व्हाट इज बुध? बुध इज मरकरी आदित्य सन, बुध आदित्य योग तो बन ही जाएगा। वो 60-70% चार्ट्स में बन ही जाता है वो तो। ठीक है जी। आप प्रैक्टिकल रूप पे देखें, आप अगर उसको देखें उस समय, ठीक है, तो मरकरी का कंबशन क्या हम कंसीडर करें उसको, जब वो हर समय ही सूर्य के सबसे पास रहता है?
मतलब आपको सेंस नहीं लग रही तो ये आप मेरा वाला जो पार्ट है जो मैं सोचता हूँ इसको आप छोड़ भी सकते हो, बट मैं कंसीडर नहीं करता पर्सनली। मैंने अपने पे भी देखा है, और मैं जो भी चीज बोल रहा हूँ आप ये मान के चलो मैं 100 कुंडली पे लगाने के बाद आप तक वो बात कह रहा हूँ। अदरवाइज मैं ऐसे कोई बात नहीं कहता। ठीक है, कि सिर्फ एक चार्ट पे एनालिसिस नहीं है, वो सब पे है। हाँ, तो अगर किसी मेल के चार्ट में वीनस कंबस्ट है तो हम क्या बोलेंगे कि हाँ, इस व्यक्ति के ये व्यक्ति अपनी ईगो के कारण अपना जो वाइफ के साथ है अपने रिलेशन खराब कर सकता है। ठीक है जी। और इसका एक और प्रिडिक्शन क्या निकलता है कि इसको जो वाइफ मिलेगी वो अथॉरिटेटिव होगी, क्योंकि अथॉरिटी इज सन, वीनस इज वाइफ, अथॉरिटेटिव वाइफ। ठीक है। अब मार्स अगर आपका कॉम्बस्ट हो गया तो ये व्यक्ति क्या होगा, कल से जिम जाना है। अब देखो कल जिम जाएंगे ही जाएंगे, जिम तो कल जाना ही है, जिम जाने जा ही नहीं पाए, जाने का मन करता है जा नहीं पाते। ठीक है, उसके बाद क्या सोचते हैं, आपने कुछ लोगों को ऐसे बोला होगा, अरे मुझे जिम जाने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही दो चार को निपटा देता हूँ। अब वो क्या है, ईगो है। ठीक है, किस चीज का ईगो है, पावर का ईगो है। पावर कौन सी, जो फिजिकल पावर है। मंगल आपकी बॉडी की ऊर्जा है, आपकी फिजिकल पावर है, वो कंबस्ट हो गई। उसमें एक प्राइड की वजह से वो अस्त हो गई। सन से जब मार्स कंबस्ट होता है तो सम टाइम्स अगर वो एफ्लिक्शन में आया तो ये मैंने देखा है कि वो व्यक्ति जिस बात पे लड़ना चाहिए उस पे चुप रहता है और बेकार की बात पे वो लड़ता है। अगर आप जिम जा रहे हैं, ठीक है, अब मैं वही कह रहा हूँ, तो इसका मतलब भारत, इन केस दैट प्लेनेट, प्लैनेट के रिजल्ट्स इन दैट केस सन से देखेंगे, इन केस दैट, हाँ जी। अगर आप अपने सूर्य को बलि करते हो, अगर आप अपने सूर्य को अच्छा करते हो तो आपका जुपिटर कंबस्टेड है तो उसके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आपका वीनस कंबस्टेड है तो उसके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सूर्य को अच्छा करने का क्या मतलब है, सूर्य आपका कॉन्फिडेंस है। सूर्य के अगर एफ्लिक्शन में आ जाता है राहु से या किसी प्लेनेट से तो वो ओवर कॉन्फिडेंस है। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस में जाओगे तो जुपिटर जो भी प्लेनेट कंबस्टेड है वो खराब होगा। कॉन्फिडेंस में रहोगे वो अच्छा होगा। अथॉरिटेटिव रहना इज गुड, बट सिर्फ अथॉरिटेटिव रह के बस अपना हुक्म चलाना इज बैड। आप अगर जो प्लेनेट कंबस्टेड है उसकी रेमेडी करने की बजाय आप अगर अपने सूर्य को ठीक रखोगे, सूर्य को बलि करोगे, सूर्य की आराधना करोगे, वो बेस्ट है। एग्जैक्टली exactly, रोशन जी, दिस इज माई पॉइंट। मेरा यही पॉइंट था, जो रोशन जी ने लिखा है वो सब चैट में पढ़ना, आपको समझ आएगी वो चीज। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। एग्जॉल्टेशन डेबिलिटेशन डन, कंबशन डन। मैं सच बता रहा हूँ, हमें कभी किसी ने ऐसा नहीं पढ़ाया गया था इतना, मतलब ये राशि है, ये है, ये लर्न कराना कल हो गया। बट ठीक है, मतलब मुझे लगता है कि जो बेस है, अगर आपका बेस स्ट्रांग होगा ना तो ऊपर जाके आपकी जो, जब जैसे जैसे फिर ऊपर जाओगे आप एस्ट्रोलॉजी में, आपको हमेशा बेस ही आपकी हेल्प करेगा एट द एंड। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये मेरा माय पर्सनल ओपिनियन है, जिसको नहीं समझ आए वो डिलीट कर सकता है, लेकिन मुझे अभी भी ऐसा लगता है। बट आप उसको लगाना चार्ट्स पे, आप देखना जिसका मरकरी मतलब अस्त है, तो क्या ऐसा है। ठीक है। अब एक चीज देखते हैं अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप में से कोई एक ऐसा बंदा वो बताओ आप, चलो मैं पहले पढ़ा देता हूँ फिर मैं एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा। ठीक है। हर प्लैनेट मूव कर रहा है सोलर सिस्टम में। ठीक है। तो वो मूव कर रहा है तो वो एक पर्टिकुलर टाइम पे एक राशि में 0 डिग्री से एंटर कर रहा है, उस राशि के 30 डिग्रीज कंप्लीट कर रहा है और फिर वो दूसरी राशि में जा रहा है। ठीक है। अब वो टाइम कैसा कैसा होगा, अब आप खुद दिमाग लगाना। हम सूर्य के को कंसीडर कर रहे हैं बेस, उसके अराउंड वो प्लैनेट्स घूम रहे हैं। ठीक है। और वो घूम रहे हैं, तो सबसे जल्दी सूर्य का चक्कर कौन कंप्लीट करेगा, आपको क्या लगता है। लेकिन चंद्रमा के केस में हम सूर्य को नहीं, हम अर्थ, हाँ सॉरी एक सेकेंड, क्या लिख रहा है यार कोई। ठीक है, चलो अब हम ये देखेंगे एक प्लेनेट एक राशि में कितना टाइम तक रहता है, उसके बाद वो राशि चेंज करता है। आप ये बताओ, आपको क्या लगता है इस पूरे, मतलब आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से सबसे फास्टेस्ट स्पीड किस चीज की है। कौन सी ऐसी चीज है जो सबसे फास्ट मूविंग है। देखो मून लिख रहे हैं। मैंने पूछा
आपके अकॉर्डिंग सबसे फास्टेस्ट स्पीड किसकी है? वो करिए मी, ज्योत्सना जी करिए मेरी। लाइट लिख रहा है कोई। टाइम। मरकरी। चलो चंद्रेश जी का आंसर आया, मन की गति सबसे फास्ट है। ठीक है। आंखें बंद करो सारे एक बार। अपनी आंखें बंद करो। ठीक है। आप सोचो आप चांद पे खड़े हो, आप पहुंच गए चांद पे, तो सबसे फास्टेस्ट गति किसकी है? मन की गति सबसे तेज है। ठीक है जी, मन की गति सबसे तेज है, मन का कारक प्लेनेट इज चंद्रमा। तो सबसे जल्दी राशि किसकी चेंज होगी ग्रहों में? चंद्रमा की। मैं ये आपको इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ना, लिखा हुआ याद नहीं होगा, ये चीजें जो एग्जाम्पल और मैं ये करा रहा हूँ ना, ये आपको याद रह जाएंगे। सबसे फास्टेस्ट जो मूविंग प्लैनेट है वो मून है, और मून अपनी राशि 2 दिन और 6 घंटे के अंदर बदल लेता है। ठीक है। दो, और आपकी जो भी आप जिस महादशा में पैदा होंगे और जो आपको दशा सीक्वेंस मिलेगा, इसीलिए वो पराशर जी ने मून की कैटेगराइजेशन पे डिवाइड किया गया है। आगे बताऊंगा क्या होता है कैसे होता है। ठीक है। फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट इज चंद्रमा। ठीक है। अब आप देखना, सन को पकड़ लो। ठीक है, चंद्रमा को तो छोड़ दिया, अब सन को पकड़ लो। सन जो है, ठीक है, सन के सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट कौन सा है? मरकरी। ठीक है, तो सबसे चंद्रमा के बाद सबसे जल्दी अपनी राशि कौन चेंज करेगा? मरकरी। इसका स्पैन है एक राशि में 26 से 28 दिन में ये अपनी राशि परिवर्तन कर लेता है, एक राशि से दूसरी राशि में चला जाता है। उसके बाद आता है वीनस, इसको लगते हैं 28 डेज, 28 दिन के अंदर वीनस अपनी राशि परिवर्तन कर लेता है। ठीक है जी। उसके बाद आता है सूर्य, जो आपको सन का तो पता ही है, मतलब मकर संक्रांति जो होती है 15 या 14 जनवरी को, ठीक है, वो मकर राशि में सन आता है, अगर आपको पता हो। मकर संक्रांति, अब आज समझ लेना कि मकर संक्रांति जो सेलिब्रेट करते हैं लोग, क्यों करते हैं? क्योंकि उस दिन जो सूर्य है वो मकर राशि में आता है, वहां से एक नई साइकिल स्टार्ट होती है। मकर मीन्स कैप्रिकॉन राशि, 10 नंबर राशि में 14 या 15 जनवरी के आसपास सूर्य मकर संक्रांति पे मकर राशि में आता है। आप कोई भी संक्रांति मनाते हो ना, आपको पता है, आप मतलब आप में से किसको पता है व्हाट इज संक्रांति? मतलब संक्रांति पता है आपको क्या होती है? मतलब हमारे यहाँ तो होती है, मतलब संक्रांति, अब पता नहीं आपके यहाँ उसको कुछ और बोला जाता हो। कोई भी संक्रांति होती है, चाहे वो मकर संक्रांति हो या कोई भी हो, तो उसका मतलब होता है कि उस दिन सन उस राशि से बदल के दूसरी राशि में आ गया। ठीक है जी। हाँ जी। तभी उसे संक्रांति बोला जाता है। उसके बाद आता है मंगल। मंगल को 45 डेज लगते हैं एक राशि से दूसरी राशि में जाने के लिए। जुपिटर को 12 से 13 महीने लगते हैं एक राशि से दूसरी राशि में जाने के लिए। राहु और केतु को 1.5 साल लगता है, 18 महीने लगते हैं एक राशि से दूसरी राशि में जाने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट सैटर्न, ये एक राशि से दूसरी राशि में जाने के लिए 2.5 साल लगाता है। तो ये बताओ, सैटर्न अपना पूरा सौर मंडल का जो चक्कर है एक, वो कितने साल में कंप्लीट कर लेता होगा? देखें किसका मरकरी अच्छा है। 30। चलो ठीक है, अब जिसने 30 आंसर लिखे हैं उन सब में से मरकरी जिसका कंबस्ट होगा, तो आप समझ जाना कि कंबस्ट मरकरी का कोई रिजल्ट नहीं होता। ठीक है जी। मैथ तेज है, मतलब अकाउंटिंग इज मरकरी। ठीक है जी। अब एक एक चीज हमेशा याद रखना। ठीक है। सैटर्न का जो मूवमेंट है वो 30 ईयर्स का है। जिस दिन आप पैदा हुए थे उस दिन सैटर्न किसी ना किसी राशि में था। ठीक है। जिस दिन आप 28 29 इस ईयर की एज में आओगे, नियर बाय 30, तो सैटर्न आपकी कुंडली के हिसाब से गोचर में, मतलब उस समय सारे घरों को पार करता 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 उस राशि में आ जाएगा जिस राशि में तब था जब आपका बर्थ हुआ। ठीक है। अब सैटर्न दूसरा चक्कर काटते हुए जब आएगा पूरा, तब आपकी एज क्या हो जाएगी? 60। अब ये बताओ, इंडिया का मुझे पता है, बाहर का नहीं पता, इंडिया में रिटायरमेंट एज कितनी है? 60 ईयर्स। आपको पता है ऐसा क्यों है? जब भी सैटर्न आपके बर्थ चार्ट में जब भी घूमते घूमते ट्रांजिट करते हुए दोबारा उस राशि में आता है 30th ईयर की एज के आसपास, जिस राशि में वो तब था जब आप पैदा हुए थे, उस दिन आपके कर्म के अंदर बहुत बड़ा एक बदलाव होता है। या तो आपकी जॉब चेंज हो जाती है, या तो आपका कर्म चेंज हो जाता है। किसी की कुंडली में शनि और केतु एक साथ बैठे हैं, अगर शनि और केतु एक ही हाउस में बैठे हैं, और गोचर कुंडली में 30 ईयर्स की एज के आसपास जब शनि घूमता घूमता दोबारा आता है उसे उस जगह, तो या तो वो व्यक्ति केतु के काम में आ जाता है,
या तो वो व्यक्ति की जॉब चली जाती है, या तो वो व्यक्ति जॉब चेंज कर लेता है। और जैसे ही 60 साल का स्पैन आता है, वो रिटायर होता है, उसके बाद या तो वो दूसरा काम करता है, या फिर वो छोड़ के, मतलब वो कर्म से मुक्त हो जाता है। मतलब मेक सेंस इस बात का कि वाई, और कर्म का कारक प्लैनेट कौन सा है हमारी कुंडली में? दैट इज सैटर्न। दैट इज वाई जो 30 इयर्स की एज होती है, 28, 29, 30, 28.5 कहूंगा मैं। ठीक है। और जिस दिन आप 30 इयर्स के होते हो, ठीक है, आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से नहीं, आपका जो पंचांग के हिसाब से तिथि निकल के आती है, और जो ईयर निकल के आता है, तिथि आपका बर्थडे होता है। उस तिथि पे अगर आप देखोगे 30 साल बाद सैटर्न एग्जैक्ट एग्जैक्ट उस डिग्री पे होगा जिस डिग्री पे तब था जब आप पैदा हुए थे। ठीक है जी। आप में से कोई एक बंदा ऐसा बताना मुझे कि जो जिसने मुझसे कंसल्टेशन नहीं लिया अभी तक। सोनिया जी। ठीक है, मैंने सोनिया जी का सबसे पहले देखा। सोनिया जी, आप मुझे बस ये बता दो, जब आप पैदा हुए थे, ठीक है, तब आपका शनि कौन सी राशि में और कितने डिग्री पे था? सोनिया जी, आपके बर्थ चार्ट में शनि कौन सी राशि में है और कितने डिग्रीज पे है? आई एम वेटिंग। धन्यवाद जी। 5 में 9 डिग्री। आपका मतलब है लियो साइन में है और 9 डिग्री पे है, सोनिया जी, मैं सही समझ पा रहा हूँ? ठीक है। आप सारे ध्यान से सुनना एक बात, जब सोनिया जी पैदा हुई तब इनका शनि था लियो साइन में। ठीक है। अब मैं स्क्रीन शेयर करके आपको एक चीज दिखाता हूँ। मुझे नहीं पता इनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, हम एक आसपास का 1-2 साल आगे पीछे करके इनका डेट ऑफ बर्थ निकालते हैं। हम देखते हैं कि कितना काम करती हैं ये चीजें। ये XYZ करके अभी याद है आपको? मैंने अभी अभी एक कुंडली बनाई थी, ये कुंडली मैंने अभी बनाई है थोड़ी देर पहले, ठीक है, ये अभी के ही टाइम की है। तो इसका मतलब इस समय देखना शनि कहाँ पर बैठा है, कौन सी नंबर राशि में बैठा है? 12 नंबर राशि में। ठीक है जी। जब सोनिया जी पैदा हुई थी, शनि था यहाँ पे 5 नंबर राशि में, 9 डिग्री पे। ठीक है। तो अब हम क्या बोलेंगे, अब सोनिया जी की हम एज निकालते हैं अगर, ठीक है, तो शनि 2.5 साल मान के चलते हैं यहाँ पे रहा, 2.5 साल यहाँ पे। तो हम देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 × 2.5 कितना होता है? 20। ठीक है जी। 8 × 2.5 कितना होता है? 20। या तो सोनिया जी की एज है 20। ठीक है। अब सेकंड ऑप्शन ये हो सकता है कि सोनिया जी की 30 इयर्स की एज में दोबारा से सैटर्न यहाँ पे आया हो। ठीक है जी। मतलब 1, 2, 3, जब वो 30 इयर्स की हुई हो तो सैटर्न यहाँ पे आया होगा दोबारा, जहाँ पे उनके बर्थ पे था। ठीक है। उसके बाद एक उसमें हम 20 और ऐड कर दे अगर, तो सोनिया जी क्या आपकी एज 50 या 48, 47, 48 से या 50 के बीच में, या 48 to 50 आई गेस? 46। ठीक है, मतलब आसपास है। क्योंकि वो 9 डिग्री पे था, अगर हम पूरी डिग्री एडजस्ट करें तो ये एज निकल के आती है। आपको ये बात समझ आई किसी को? मतलब किस किस को समझ आई और किसको बिल्कुल ऊपर से चली गई? ठीक है जी, सबको समझ आ गई। अब अगर मैं सोनिया जी से पूछूं, ठीक है, पहले आप अपना नाम, दोस्त आप अपना नाम लिखो, पहले आप दोस्त हो, किसके दोस्त हो? अब मैं सोनिया जी आपसे ये पूछूं, जब आप पैदा हुए आपका जुपिटर कहाँ था? आपका जुपिटर कहाँ था जब आप पैदा हुए? बस राशि का नंबर लिख दो, 1, 2, 3, 4, 5। 12 नंबर राशि में इनका जुपिटर था। ठीक है जी। जुपिटर अपना पूरा स्पैन एक राशि का कितने साल में कवर करता है? 12 से 13 महीने। ठीक है जी। हमें शनि से पता चला कि इनकी एज 45 से 50 के बीच में होनी चाहिए। जुपिटर आपको एग्जैक्ट एज निकाल के दे देगा। आपको समझ आया कैसे? कोई बता सकता है कैसे निकाल के देगा? देखो, शनि से आपको पता चल गई प्लेसमेंट कि कितने ईयर का स्पैन होगा।
आप जितना सूक्ष्म जाते जाएंगे, अब जुपिटर का स्पैन 12 है, ठीक है, उनका 12 नंबर में था, ठीक है, तो 12 साल बाद दोबारा इस राशि में आया जुपिटर, 24 साल बाद दोबारा आया, 36वें साल में आया, फिर 48वें साल में आया जुपिटर यहाँ पे, जब वो 48 की होंगी तब आएगा। अभी जुपिटर कहाँ पर है? कैंसर था, अच्छा अच्छा, 4 नंबर में था, सॉरी। 4 नंबर कहाँ है इसमें, मान लो यहाँ पर, ये 4 नंबर देख रहे हो, सोनिया जी का जुपिटर यहाँ था जब वो पैदा हुई, ठीक है। 12 साल बाद जुपिटर दोबारा कहाँ आया होगा? 4 नंबर में, क्योंकि जुपिटर यहां से वहां जाने में 1 साल लगाया, 12-13 महीने, फिर 12-13 महीने, फिर 12-13 महीने, तो 12 महीने के अंदर इनका जुपिटर 12 साल बाद यहाँ आया, फिर 24वें साल में आया, फिर 36वें साल में आया, फिर 48वें साल में जुपिटर यहाँ आया। ठीक है, अब आप कैलकुलेट कर सकते हो। मैं ये आपको, ये पजल है, इसको छोड़ दो, ये काम की नहीं है, बस मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि ये कैसे काम करती है। अक्षिता जी 48 इसीलिए आया है क्योंकि 13 महीने भी होते हैं ना, तो एक एक साल आप 48 साल तक काउंट करोगे ना, तो पूरा 1.5-2 साल और निकल जाएंगे। ठीक है, मतलब मैं आपको बस एक कैलकुलेशन बता रहा हूँ कि हाँ, एस्ट्रोलॉजी इज साइंटिफिक। ठीक है, चलो बढ़िया। अब हम आते हैं अपने एंड टॉपिक पे आज के। अब आ जाते हैं हाउसेस पे। ठीक है जी, हाउसेस क्या होते हैं? हाउसेस मैंने बताया, सबका जो फर्स्ट हाउस है वो सबका सेम रहेगा, सेकंड सबका सेम रहेगा, थर्ड सबका सेम रहेगा, एंड सो ऑन। ठीक है, हम कल हाउसेस पे वैसे बात करेंगे थोड़ा, मतलब डीप डिटेल में। अभी मैं बस बता रहा हूँ, जैसे मैंने बताया कि हाउसेस कौन से होते हैं। 1, 4 और 7 और 10, पहला हाउस, चौथा हाउस, सातवां हाउस, 10वां हाउस। अब राशि की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है? हाउस की। ठीक है जी, ये बात क्लियर है। पहले जो हमने 1, 4, 7, 10 को मूवेबल राशि बोला था, राशि इज डिफरेंट, हाउस इज डिफरेंट। ठीक है जी, अब हम नीचे आते हैं थोड़ा उस चार्ट पे। तो इस चार्ट के अंदर जुपिटर, ये है फर्स्ट हाउस, ये है फोर्थ हाउस, ये है सेवेंथ हाउस, ये है 10th हाउस। इसको बोलते हैं केंद्र। क्या बोलते हैं? केंद्र। ये आपको दिख रहा है एक, इसको क्या बोलते थे? क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं ना। ये फोर, जो ये स्क्वायर बना हुआ है, 1, 4, 7, 10, 1, 4, 7, 10, 1, 4, 7, 10, ये चार हाउसेस सबकी कुंडली में क्या है? केंद्र है। क्या है? केंद्र। केंद्र को बोला जाता है विष्णु स्थान। ये विष्णु जी का स्थान है आपकी कुंडली में। ठीक है जी। वन, अब देखना, 1, 5, रोम्बस, ओके, 1, 5 और 9, 1, 5 और 9th जो हाउस है इसको बोला जाता है लक्ष्मी स्थान। अब जो फर्स्ट हाउस है उसको, उस पे डिबेट है बहुत ज्यादा। कुछ लोग बोलते हैं ये केंद्र भी है, ये त्रिकोण भी है। कुछ लोग बोलते हैं फर्स्ट हाउस सिर्फ केंद्र है, कुछ लोग बोलते हैं फर्स्ट हाउस सिर्फ त्रिकोण है। ठीक है जी, मैं इसको केंद्र मान के चलता हूं वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, आप कुछ भी मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, 1, 4, 7, 10 ये क्या है? लक्ष्य, ये है विष्णु स्थान। 1, 5, 9 ये क्या है? लक्ष्मी स्थान। अगर विष्णु स्थान में आपके बेनिफिक प्लैनेट्स ज्यादा हैं, ये आपकी लॉन्जिविटी को अच्छा रखते हैं। बेनिफिक प्लैनेट कौन से हैं? जुपिटर, चंद्रमा, मरकरी, चंद्रमा मरकरी कंडीशनल है, और वीनस, सबसे ज्यादा जुपिटर एंड वीनस। इस कुंडली में जुपिटर लग्न में बैठा है, फर्स्ट हाउस में। ठीक है जी, तो क्या, क्या हम बोल सकते हैं कि इनकी लॉन्जिविटी थोड़ी अच्छी हो सकती है? बट हमें बाकी केंद्र भी देखने हैं। क्या इस हाउस में एक और बेनिफिक बैठ गया? ठीक है जी, सूर्य बेनिफिक नहीं है बट क्रूर है, इट्स फाइन, वी आर गुड, नो वरीज। दो बेनिफिक आ गए केंद्र में। ठीक है, अगर यहाँ पे दो बेनिफिक और चार मेलिफिक आ जाते, तीन मेलिफिक आ जाते, ठीक है, तो हम बोलते कि लॉन्जिविटी ठीक है, बट इन्हें टाइम टाइम पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है अपनी लॉन्जिविटी की सस्टेनेंस के लिए।
ठीक है जी। क्रूर जी, क्रूर, बेनिफिक नहीं, क्रूर। सन इज क्रूर मतलब क्रूर। उसके बाद आते हैं त्रिकोण पे। अब हम त्रिकोण की बात करेंगे। 159, वन, हाँ जी, पूर्णिमा का बर्थ चार्ट है ये। फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस, केंद्र में कोई प्लैनेट नहीं है योगेश जी। लाइफ में थोड़ा स्ट्रगल ज्यादा है, आपको ऐसा फील होता है कि सामने वाले से ज्यादा स्ट्रगल करते हो आप इस जीवन में अपने, हर चीज में, आपको हर एस्पेक्ट में। जी। ठीक है जी, कोई नहीं, कर देंगे आपकी कुंडली अलाइन एक दिन अच्छे से, जितना हो पाएगा। ठीक है जी। 15, अब चार त्रिकोण होते हैं, मैंने आपको बहुत बार, बहुत वीडियोस आपने यूट्यूब पे देखे हो, बताया होगा। सबसे पहले होता है धर्म त्रिकोण, धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण, मोक्ष त्रिकोण। व्हाट इज धर्म त्रिकोण? धर्म त्रिकोण इज राइटियसनेस, राइटियसनेस। अर्थ, अर्थ मीन्स फाइनेंसेस। अर्थ त्रिकोण, व्हाट इज अर्थ त्रिकोण? इट इज फाइनेंसेस। मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे इंग्लिश में भी, धर्म इज राइटियसनेस, अर्थ इज फाइनेंसेस। 3711, काम, कामना, डिजायर्स, काम वासना नहीं, काम वासना भी इसका पार्ट है, बट अभी काम मीन्स ओवरऑल काम, दैट इज डिजायर्स, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर्य, तो वो वाला काम, दैट इज डिजायर्स। 4812, मुक्ति। ठीक है जी, इस पे ध्यान देना, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म, धर्म से जिएगा, पैसा कमाएगा, पैसा उड़ाएगा, मुक्त हो जाएगा। बट आजकल क्या हो रहा है कलयुग में, ये स्टेप से आगे नहीं बढ़ पा रहे। स्टेप नंबर 3, काम त्रिकोण खत्म ही नहीं हो रही। एक जा रही है, दूसरी, तीसरी, चौथी, खत्म ही नहीं हो रही। वन वो, वन वन डिजायर फुलफिल, अदर डिजायर अराइज। ठीक है जी। त्रिकोण याद होने चाहिए आपको। उसके बाद जो सबसे नेगेटिव हाउसेस के लॉर्ड बताए हैं पराशर जी ने, त्रिशडाया हाउसेस, लिख लो, त्रिशडाया। त्रि, थ्री, षड, सिक्स, आया, 11। थर्ड हाउस, सिक्स्थ हाउस, 11th हाउस, तीसरा भाव, छठा भाव, 11वां भाव, इनके स्वामी को पराशर जी ने मोस्ट मेलिफिक कहा गया है, चाहे वो बेनिफिक प्लैनेट ही क्यों ना हो। लिब्रा लगन की कुंडली में, लिब्रा लगन की कुंडली में, लिब्रा में यहाँ पे क्या लिखा होगा? 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो लिब्रा लगन की कुंडली में थर्ड हाउस, सिक्स्थ हाउस और 11th हाउस की जब हम बात करेंगे, त्रिशडाया की बात करेंगे, तो थर्ड और सिक्स्थ दोनों का लॉर्ड बनता है जुपिटर। नेचुरल रूप से जुपिटर एक बेनिफिक प्लैनेट है। अब सुनना डिस्टिंक्टिव क्या होता है। आप कोई मेरे से पूछ रहा था कि जो मैं कह रहा था कि एक स्टैटिक पार्ट है, एक डिस्टिंक्टिव है। स्टैटिक मतलब जुपिटर सबके लिए बेनिफिक है, सबके लिए बेनिफिक है नेचुरली। लेकिन लिब्रा लगन वालों के लिए जुपिटर त्रिशडाया के कारण एक मेलिफिक इन्फ्लुएंस डाल देता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो नेचुरल तरीके से, मतलब वो अपनी बेनिफिसेंस को खो देगा। अब इसका क्या मतलब हुआ लिब्रा के केस में? नहीं देखो, हाउस खाली की बात नहीं हो रही जी, हमारी बात ये हो रही है कि कोई तो उसका लॉर्ड होगा ना, उसमें कोई नंबर तो लिखा होगा लिब्रा में। तो लिब्रा में वहां पे 9 और 12 लिखा है। ठीक है जी। तो 9 और 12 का लॉर्ड कौन है? जुपिटर। त्रिशडाया लॉर्ड को पराशर जी ने नेगेटिव बोला है। बट अब यहाँ पे आपको लड़ना नहीं है कि अभी आपने बोला था जुपिटर तो एक अच्छा प्लेनेट है, तो फिर वो खराब कैसे हुआ। आपको फिर से मैं कह रहा हूँ, आपको ज्योतिष में हमेशा सामंजस्य बनाना है, आपको अपनी लॉजिकल सेंस लगानी है। अब क्या होगा, त्रिशडाया की आपकी दशा आ गई, आपकी जुपिटर की दशा आ गई, 3, 6, 11 का लॉर्ड था। 3, 6, 11 में क्या बढ़ जाएगा आपकी कुंड, आपकी जीवन में? ठीक है, काम बढ़ जाएगा। काम मीन्स डिजायर्स, क्योंकि 3 और 11 इज डिजायर्स। ठीक है, सिक्स्थ हाउस इज आपकी षड रिपु। सिक्स्थ हाउस को पराशर जी ने षड रिपु बोला है। व्हाट इज षड रिपु? काम मतलब डिजायर्स, क्रोध मतलब गुस्सा, मतलब एंगर, लोभ मतलब प्राप्तियों की जो इच्छा होती है, लोभ मतलब डिजायर ही बोल सकते हैं उसको। काम, ये काम वासना वाला था। ठीक है जी।
लोभ के बाद मोह। मोह का मतलब क्या होता है, जो आजकल हम अपने बच्चों से करते हैं। मोह के बाद आता है मद। मद मतलब होता है जो पावर के कारण हमारे पास एक पावर आती है, उसकी जो हमें ईगो होती है ना, मद होता है वो। फिर आता है मत्सर्या, दैट इज ईर्ष्या, विच मीन्स जेलसी। ये 6 रिपुएं हैं 6th हाउस की। इसीलिए पराशर जी ने 3, 6, 11 को सबसे नेगेटिव बोला है। अगर आपकी कुंडली में आपका मित आपका लिब्रा लगन है फॉर एग्जाम्पल, 3rd और 6th हाउस का जो लॉर्ड जुपिटर है, वो किसी नेगेटिव इन्फ्लुएंस में बैठ गया, जुपिटर की दशा में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। अब ये बताओ, जुपिटर अच्छा प्लेनेट है या खराब प्लेनेट है? नेचुरल रूप से कैसा प्लेनेट है? नेचुरली जुपिटर एक अच्छा प्लेनेट है, एक बेनिफिक है आपकी कुंडली का, भगवान है वो कहीं ना कहीं, ठीक है। तो क्या जो अब इसको प्रॉब्लम आएगी, वो प्रॉब्लम बहुत बुरे तरीके से आएगी, बिल्कुल मार देगी, या बहुत प्रॉब्लम आएगी बट वो बचा के ले जाएगा किसी तरीके से, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सेवियर है आपके चार्ट का। वो बचा के लेके जाएगा आपको, ठीक है। वो बहुत प्रॉब्लम में डालेगा, ठीक है, वो आपको सबक जरूर सिखाएगा, लेकिन वो आपको बचा के लेके जाएगा। दूसरा केस लेते हैं, मिथुन लगन। जो इनका है, मिथुन में आएगा वो, 1 मिनट। हाँ ठीक है, मिथुन लगन लेते हैं। त्रिशडाया, 3, 6 और 11। तो छठे हाउस का और 11वें हाउस का लॉर्ड कौन बना इस चार्ट में? 6th हाउस में 8 नंबर लिखा है और 11th हाउस में 1 लिखा है। इसका लॉर्ड कौन है? इसका लॉर्ड है मंगल, मार्स, ठीक है। तो मिथुन लगन के लिए सबसे ज्यादा खराब प्लेनेट कौन हो गया, आप बताओ? मंगल। क्या इनकी कुंडली में मंगल जहां बैठा है, मंगल एक खराब प्लेनेट होके ये एग्जॉल्ट होके मतलब 10 नंबर में मंगल एग्जॉल्ट होता है, याद है? अभी ऊपर पड़ा था, कैप्रिकॉर्न में मंगल एग्जॉल्ट होता है, ये देख लो एक बार, देखना। ये लिखा है मार्स। मार्स का एग्जॉल्टेशन 10 नंबर में है, तो क्या इनका मंगल एग्जॉल्टेड है? जी है। क्या मंगल दो बेनिफिक प्लैनेट के साथ बैठा है या दो मेलिफिक प्लैनेट्स के साथ बैठा है? मेलिफिक प्लैनेट्स के साथ। अब आप भगवान से क्या प्रे करोगे कि इनकी मंगल की दशा कभी आए या ना आए? आए? यार राखी जी, आप मतलब बहुत निर्दयी किस्म की बात कर दी आज आपने। इनकी मंगल की दशा कभी ना आए। देखो, मंगल त्रिशद आया लॉर्ड है, 6 और 11 का लॉर्ड है, देखो ध्यान दो। 3, 6, 11 में से 6 और 11 पराशर जी सबसे नेगेटिव बोल रहे हैं, ठीक है। और मंगल किसके साथ बैठ गया? नेगेटिव प्लैनेट के साथ। क्या कोई बेनिफिक प्लैनेट इसके साथ एसोसिएटेड है इस युति के साथ? नहीं है। मंगल की दशा बहुत बुरी हो जाएगी, बहुत बुरा कर देगी। मंगल की दशा हम कहेंगे इसको कभी ना आए, इस व्यक्ति को, इसको ऐसा ऐसा दशा सीक्वेंस मिले कि इसकी मंगल की दशा ना आए तो बढ़िया है। थोड़ी सी प्रिडिक्शन सीख पाए हो आज, थोड़ी सी, मतलब अभी तो स्टार्ट ही नहीं करी मैंने, मतलब कुछ बेटरमेंट समझ आ रही है, चीजें समझ आ रही हैं। चलो, बेसिक ही है अभी। पूजा जी आएगा, सब आएगा धीरे धीरे, ये लर्न हो जाएंगी ना चीजें। मिथुन लगन में अगर मंगल यहाँ पर अकेला बैठा हो, तो ये देखेंगे मंगल को कोई मेलेफिक प्लैनेट देख तो नहीं रहा। रेमेडी पूछ ली मेरे से पहली क्लास में। मैं सच बता रहा हूँ, इसकी रेमेडी मेरे पास भी नहीं है। रेमेडी जैसा कुछ होता ही नहीं है ज्योतिष में, मैं बताऊंगा आगे। स्टिल, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रेमेडी है, बिल्कुल है, ज्योतिष पढ़ो। आपके लाइफ में आपकी जोन से भी 8th हाउस के प्लैनेट से आगे बताऊंगा, अगर वो किसी प्लैनेट से कनेक्टेड है और आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हो, आप देखना, आप विद इन कपल ऑफ डेज आपकी जो प्रॉब्लम है वो कम होती जाएगी। कुंडली बैड बेटर बेस्ट नहीं होती। कुंडली में ये देखो कि पहले तो ये देखेंगे इस चार्ट में मंगल प्रॉब्लम में है, क्या मंगल की दशा आ रही है? नहीं आ रही तो पंगे लेने की जरूरत ही नहीं है। अगर आ रही है तो इसको क्या बोलेंगे? इसको ये बोलेंगे मंगल, बाद में बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, सारी अलाइनमेंट्स बताऊंगा बाद में जाके, अभी बहुत ज्यादा हो जाएगा। हाँ जी, सब बताऊंगा जी, अंतरदशा में क्या होगा। आएगी दिक्कत तो, भारत जी रोक ही नहीं सकते दिक्कत को आप मंगल की अंतरदशाओं में। मंजू जी, आप थोड़ा क्वेश्चन लिख दो, क्या रिपीट करना है? मैं कर दूंगा रिपीट, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
एक बात याद रखना, अंतरदशा प्लैनेट को महादशा के अधीन होके ही काम करना पड़ता है। जब हम दशा सीरीज पे आएंगे ना, जब हम डायनामिक पार्ट पे आएंगे और दशा पढ़ेंगे जब हम, तब आप समझोगे कि इस चार्ट में मंगल क्यों इतना ज्यादा खराब रिजल्ट देगा, तब आपको और ज्यादा क्लियर होगा। हाँ, हम उसी पे आ रहे हैं अब उसके बाद। अब हम एक बार देखेंगे उपच्या भाव। उपच्या भाव, उपच्या, इट मीन्स द हाउसेज विच ग्रो विद टाइम ओवर द पीरियड। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, इन हाउसेस के रिजल्ट्स बढ़ते हैं। कौन से उपच्या हाउसेज हैं? थर्ड हाउस, सिक्स्थ हाउस, टेंथ हाउस एंड इलेवेंथ हाउस। 3, 6, 10, 11। थर्ड हाउस पराक्रम है। पराक्रम एक बच्चा करेगा। कविता जी, अगर आपने देखा हो, मैंने कल ही शेयर कर दिया था, लेकिन मैं फिर शेयर कर दूंगा ग्रुप में ये वाला डॉक्यूमेंट। थर्ड हाउस पराक्रम है, आपका काम करने की क्षमता, आपके अंदर विल पावर। वो क्या पैदा हुए बच्चे में होगी, या वो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा उसकी विल पावर बढ़ती जाएगी? मतलब पराक्रम करने का साहस जो होगा वो बढ़ेगा। ऑब्वियसली बढ़ेगा विद टाइम। तो थर्ड हाउस ग्रोज विद टाइम। सिक्स्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस क्या है? सिक्स्थ हाउस आप जो सेवा करते हैं जब हम सिक्स हाउस से, ठीक है, या हम कोई भी सर्विस देते हैं, विद टाइम वो हाउस ग्रो करता है। टेंथ हाउस इज आपका एक्चुअल में जो करियर होता है, वो टेंथ हाउस होता है। टेंथ हाउस ग्रोज विद टाइम। इलेवेंथ हाउस आपके गेन्स होते हैं, ग्रोज विद टाइम। ठीक है जी, कल से एक ब्रेक दे देंगे बीच में। त्रिशड आया हाउस एम्प्टी हो ना अगर, इंदर जी। देखो, अब पहले मैं एक चीज बता देता हूँ, एक चीज और बता देता हूँ त्रिशड आया हाउस की, 3, 6, 10 की। जब भी 3, 6 और 10th हाउस का लॉर्ड, जब भी 3, 6 और 10th हाउस का लॉर्ड, त्रिशड आया का लॉर्ड अगर उपच्या भाव में आ जाए, मतलब 3, 6, 10 का लॉर्ड 3, 6, 10 या 11 में आ जाए, तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। कह रहे हो पॉकेट मनी मिलता है? आपका सोशल सर्कल भी है ना। बच्चे का सोशल सर्कल थोड़ी होता है। आप कम्युनिटी में जाके जो सेवा दे रहे हो। नहीं, हम अभी पनफर और इस पे बात नहीं करेंगे अभी। अभी नहीं करेंगे। क्योंकि आपके हमारी जो प्रिडिक्शन बेस्ड क्लास है उसमें ये काम नहीं आता। इफ ऑल 3 हाउसेज लॉर्ड आर डिफरेंट, देन हाँ जी बिल्कुल हो सकते हैं तीनों हाउस के लॉर्ड डिफरेंट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वृषभ लगन में तीनों हाउसेज के लॉर्ड डिफरेंट है। एक है चंद्रमा, एक है वीनस, और एक है जुपिटर। कोई इशू नहीं है। एक बात और लिख लो, मैंने इसमें लिखी नहीं। अगर त्रिशडाया हाउस का लॉर्ड, अगर 3, 6, 11 हाउस का लॉर्ड, इफ लॉर्ड ऑफ त्रिशडाया हाउस is also the lord of Lakshmi Trikon, if the lord of Trishadaya house is also the lord of Lakshmi Trikon, then the maleficence of that planet, then the maleficence of that planet gets reduced। जब त्रिशडाया हाउसेस के जो स्वामी हैं, वो त्रिशडाया के स्वामी होने के साथ साथ फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस या नाइन्थ हाउस के भी लॉर्ड बन जाते हैं, तो उनकी मेलिफिसेंस एज कंपेयर टू अदर्स काफी कम हो जाती है। वृषभ लगन, वृषभ लगन पे आते हैं। वृषभ लगन मतलब टॉरस असेंडेंट, जिसका 2 नंबर कहाँ लिखा होगा? फर्स्ट हाउस में। ठीक है जी। अब 2 नंबर फर्स्ट हाउस में है, तो थर्ड हाउस में क्या आएगा? 2, 3, 4, 4 नंबर। 4 इज मून। मून, मून के पास सिर्फ एक ही राशि है, तो मून त्रिशडाया हो गया। ठीक है, उसके बाद आएंगे 5, 6, 7। तो सेवेंथ राशि वृषभ लगन में आएगी सिक्स्थ हाउस में। और लेकिन वृषभ लगन में अगर सेवेंथ राशि सिक्स्थ हाउस में आ रही है, सेवेंथ राशि का लॉर्ड कौन है? वीनस। वीनस और किसका लॉर्ड है? सेकंड राशि का जो वृषभ है। तो अब फर्स्ट हाउस में आ गई एक राशि, और एक आ गई सिक्स्थ हाउस में। अब मैं देखता हूं कि किसने मेरी बात को शुरू से एंड तक अच्छे से सुना है, मुझे जवाब देना। वृषभ लगन के केस में
मैं एक बार बना आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ।